हेलो कमांडर्स, वेलकम टू टेस्ट ऑनलाइन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? हाँ, वही हर रोज के बात ही। चलिए तो बाबू आज हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर 6 से। कहाँ से? लेक्चर 6 से। ठीक है, देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर 6 से। तो हम लोग बात करें कि न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। ठीक है ना? कल हम लोग बात करें न्यूक्लियोसाइड्स पे। कल आपको बताया था ना हम कि एक नाइट्रोजन बेस में क्या होगा, तो पेंटोस शुगर जुड़ेगा तो क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड बनता है। उस न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है? तो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। ठीक है, तो हम लोग कैसे बात किए थे, हम लोग उस पर विस्तार से बात करेंगे आज। लेकिन उससे पहले आप लोग होमवर्क ले लीजिए अपना। देखिए आप लोग का होमवर्क ये है कि ये हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपको हमको बताना है कि ये कंपाउंड है क्या। ठीक है, कंपाउंड का नाम, जो कंपाउंड का नाम है वो आपको हमको लिख के भेजना है। ठीक है, और बाबू सबको होमवर्क भेजना है। ठीक है ना? एक ही दो होमवर्क भेजते हैं, क्यों? सबको, जो मेरा लेक्चर सुनते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, सबको लेक्चर होमवर्क भेजना है। ठीक है ना? ये हो गया। फिर दूसरा आपको बताना है कि R2COCH। ठीक है, उसके बाद फिर CH2O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, फिर R। ठीक है, R1। और फिर यहाँ पे क्या होगा? CH2O C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे क्या होगा? R2। ये हो गया R3। ठीक है ना? फिर इसको R3 कह रहे हैं, यहाँ पे R2। ठीक है, ये हो गया। और तीसरा आपको ये बताना है, ठीक है, तीसरा आपको बताना है बना रहे हैं आप उसको बना लीजिए। ठीक है ना? ये ठीक है। और फिर यहाँ से क्या होगा? एक देखिए इससे तो आपकी कॉपी में होगा ही ना, देख लीजिएगा। देखिए इसका ये जनरली जो है ये क्या, ये तो कोलेस्ट्रॉल है। हम देख रहे हैं कि 4 रिंग वाला कंपाउंड, उसको हम लोग कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। लेकिन आपको कोलेस्ट्रॉल का नाम नहीं लिख के भेजना है। आपको बताना है कि जो 4 रिंग का जो कंपाउंड है इसको हम लोग क्या कहते हैं। कल हम बताते हैं, इसका नाम को हम कई बार चर्चा किया था। ठीक है ना? वो आपको लिख के भेजना है। फिर आपको बताना है कि ये कंपाउंड क्या है, इसका नाम क्या है, फिर इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। ठीक है, ये तीनों आप देख लीजिए। ये तीनों आपको क्या करना है? लिख के भेजना है। ठीक है, चलिए समझ गए? ये आपका आज का होमवर्क है। ठीक है, चलिए तो आज वो आगे बढ़ते हैं हम लेक्चर 6 से। ठीक है, आज देखिए भरवरी के चक्कर में वो मिटाने वाला रजिस्टर आया ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा हाथ है। ठीक है, चलिए देखिए बाबू आज हम लोग शुरू करेंगे क्या? तो आज हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स। क्या शुरू करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए बाबू पहले तो हम यही बोलेंगे आपको कि ध्यान से, जब भी लेक्चर सुनेगा ध्यान से सुनेगा, मन से सुनिएगा। ठीक है, फुल अटेंटिव होकर सुनेगा, अपना ब्रेन को 100% कंसंट्रेट करके सुनिएगा। ठीक है ना? देखिए हम लोग आगे बढ़ेंगे बाबू। क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, क्या लिखा है बिटवीन द एनसीईआरटी, क्या लिखा हुआ है। ठीक है, बियॉन्ड द एनसीईआरटी क्या लिखा हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले कहानी को सुन लीजिए कि एक्चुअली में हमको आज पढ़ना क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले वो इसका स्टार्टिंग तो हम कल ही कर रहे थे। कल आपको हम बोले थे, क्या बोले थे कि जब एक नाइट्रोजन बेस, क्या बोले? नाइट्रोजन बेस। अब जल्दी से आप लोग नाइट्रोजन बेस का सब नाम बताइए। तो कल हम 5 नाम तो याद करवाए थे, याद है ना? 5 नाम कल याद करवाए थे। आप लोग याद है? आप लोग की भूल गए? याद है ना? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। याद है ना? कल हम याद करवाए थे आप लोगों को। ठीक है, तो कोई भी नाइट्रोजन बेस ये क्या होता है? तो ये वैसा, ये क्या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, मतलब विषम चक्री कंपाउंड है, जो कि ना ही कार्बोहाइड्रेट की तरह है, ना ही आपका लिपिड की तरह है, ना ही आपका प्रोटीन की तरह है, तो एमिनो एसिड की तरह है। ठीक है, तो एक नाइट्रोजन बेस है। और ये क्या होगा? ये किससे जुड़ेगा? जब ये जुड़ेगा किससे? तो पेंटोस शुगर से। किससे? पेंटोस शुगर से। ठीक है, तो ये क्या बनता है तब बाबू? ये बनता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है ना? और इस न्यूक्लियोसाइड में जब क्या होगा बाबू? एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। क्या होगा? एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। तो बाबू ये क्या बनता है? तब बनता है ये आपका तब क्या बनता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। ये तो हम लोग कल बात किए थे। अब देखिए आज ये क्लास हम लोग पढ़ने क्या? देखिए हम लोग अभी तक देखे ना 5 देखे हम लोग। क्या क्या देखे? जल्दी नाम बताओ तो क्या क्या देखे हम लोग? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। ये 5 देखे। 5 क्या नाइट्रोजन बेस है। पेंटोस शुगर बाबू क्या है? तो 2 होता है। क्या क्या होता है? जल्दी से नाम बताइए तो आप लोग। एक क्या होता है? राइबोस, और दूसरा क्या होता है आपका? डीओऑक्सीराइबोस। अब देखिए आप लोग को ये भी पता होगा कि राइबोस और डीओऑक्सीराइबोस में क्या अंतर है, पता है ना आपको? राइबोस में क्या होता है बाबू? 5 कार्बन वाला कंपाउंड। ये दोनों ही क्या पेंटोस मतलब क्या 5 कार्बन वाला कंपाउंड होगा। और इसके पास क्या होगा? सेकंड नंबर कार्बन पे कार्बोजाइलिक यानी कि OH ग्रुप जुड़ा होगा। इसमें क्या होगा कि उस सेकंड नंबर कार्बन से उस OH से क्या होगा? O हटा रहेगा, सिर्फ H रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या बोले हम कि
ये आपका क्या है, ये राइबोस हो गया, ये आपका क्या है, डीऑक्सी राइबोस हो गया। अब जो बाबू जो डीऑक्सी राइबोस है, सुनिए क्या बोल रहे हैं, ठीक है, जो डीऑक्सी राइबोस है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, ये हमको डीएनए में देखने को मिलता है, ठीक है, और ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, आरएनए में देखने को मिलता है ना। अब देखिए यहाँ से देखिए एक बात बता दें आपको हम कि साइंस का बाबू हर एक बात के पीछे कहानी छिपा होता है। देखिए तो इसको मिटाना समझ गए ना, नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड में क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, और ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, तो इससे मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड आपको बताया मैंने कि न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बोले, न्यूक्लियोटाइड्स, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा तो क्या होता है बाबू, न्यूक्लिक एसिड यानी कि नाभिक की अम्ल बनता है, उससे क्या होता है फिर वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो हमको डीएनए में और आरएनए में देखने को मिलता है। हम लोग बात किए हुए, ठीक है, हम लोग इसे विस्तार से बात करेंगे बाबू आज हम लोग क्लास में हमको इसी को पढ़ना है, लेकिन फिलहाल देखिए अभी ये समझिए कि राइबोस, क्या बोले हम, राइबोस और डीओक्सी राइबोस, ठीक है, मतलब डीऑक्सी राइबोस है, ठीक है ना। ये जो राइबोस है वो हमको देखने को मिलता है आरएनए में, और ये कहाँ देखने को मिलता है, डीएनए में, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका नाम क्या है, डीओक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। देखिए अब आरएनए में क्या होता है कि राइबोस होता है और डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सी राइबोस होता है। ऐसा क्यों ऐसा होता है, अब देखिए आपको तो पता है कि राइबोस में राइबोस क्या है, तो एक 5 चैन वाला कार्बन है ना, जिसके सेकंड नंबर, जैसे क्या बोलते हैं हम, ऐसे तो नहीं होगा ये, ऐसे इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या बोले हम कि राइबोस में क्या होता है, सेकंड नंबर कार्बन पे क्या होता है, एक कार्बोजाइलिक यानी कि OH ग्रुप जुड़ा होता है ना, और इसका सेकंड नंबर कार्बन पे क्या होता है, देखिए समझिएगा जो हम बात को बोल रहे हैं बाबू बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, और एक भी लाइन को बार-बार सुनने मत दीजिएगा, ठीक है। देखिए आज का भी जो क्लास है वो एकदम से नया होगा आपके लिए, ठीक है। देखिए क्या बोले हम कि जो आपका डीऑक्सी राइबोस उसमें क्या होता है, देखिए दोनों क्या है, पहली बात ये राइबोस और डीऑक्सी राइबोस दोनों क्या है, दोनों का दोनों पेंटोस शुगर है, मतलब 5 कार्बन वाला शुगर है ना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर बस एक O का है यानी कि ऑक्सीजन का है, मतलब राइबोस का क्या होता है कि सेकंड नंबर कार्बन पे OH जुड़ा होता है। OH व्हाट इज OH, तो OH इज एन हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये क्या है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और डीएनए में सेकंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप नहीं जुड़ा होता है ना, ये को पता है। अब देखिए अब नहीं जुड़ने के पीछे क्या कारण है, अब देखिए अब क्या होगा, डीएनए डीओक्सी राइबोस, सुनिए डीओक्सी राइबोस हो गया, इसका नाम न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड से, मतलब जब इस सुनिए क्या बोल रहे हैं, जब सुनिए पेंटोस शुगर में क्या होगा, पेंटोस शुगर में, ठीक है ना, आके क्या पेंटोस शुगर, कौन सा पेंटोस शुगर, तो डीऑक्सी राइबोस वाला शुगर, उसमें क्या होगा, आके जुड़ेगा कौन, आके जुड़ेगा न्यूक्लिक एसिड, तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, डीएनए, है ना। बात करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोले हम कि क्या बात है, क्या कारण है कि इसमें इसके सेकंड नंबर कार्बन पे OH होता है, इसके सेकंड नंबर कार्बन पे OH नहीं होता है, क्या कारण, तो बाबू कारण ये है, सुनिए, जिसके देखिए याद रखिएगा कि आपके बॉडी में जो आरएनए डीएनए है ना, उसमें आरएनए जो है ना वो मोस्ट एक्टिव कंपाउंड है, मतलब बहुत एक्टिवली रिएक्शन करता है, और डीएनए उतना एक्टिवली रिएक्शन नहीं करता। इसके पीछे क्या कारण है, तो कारण ये है कि जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, क्या बोले हम कि जिस कंपाउंड के पास हाइड्रोक्सी यानी कि OH वाला ग्रुप होगा वो मोर मेटाबॉलिक, जो वो अधिक मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, ठीक है, और डीएनए अधिक अब देखिए अब डीएनए के पास क्या है, 100% जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर इसके पास 100, देखिए अब क्या है, इसके पास 100% जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, अगर ये अधिक एक्टिव होगा तो दिक्कत है। इसलिए नेचर क्या किया कि पहले आरएनए को बना दिया, बोला कि तुमको जितना भी एक्टिवली रिएक्शन करना है तुम करना, और फिर क्या किया, इसी आरएनए से क्या किया, मतलब इसी राइबोस से क्या किया, एक शुगर को यानी कि OH जो सेकंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप है उसको हटा दिया, उससे क्या हुआ कि डीऑक्सी राइबोस बन गया, और डीऑक्सी राइबोस क्या है, तो उतना मेटाबॉलिक एक्टिव नहीं है, इसलिए डीएनए से मोर स्टेबल देन आरएनए, समझ गए, चलिए अब ये समझ गए, अब बात करेंगे हम लोग आगे, इसका आगे भी चर्चा है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा बात इसमें हमको क्या जानना है आज कि देखिए हम क्या बोले अभी कि नाइट्रोजन बेस में आके जुड़ेगा कौन बाबू, कौन जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस में, पेंटोस शुगर, है ना। क्या बोले हम कि नाइट्रोजन बेस में आके क्या जुड़ेगा, पेंटोस शुगर। अब देखिए और पेंटोस शुगर जब उसके बाद क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और न्यूक्लियोसाइड में जब जुड़ेगा फॉस्फेट ग्रुप तब क्या बनेगा बाबू, तब बनेगा न्यूक्लियोटाइड्स। अब देखिए अब जुड़ेगा की हम लोग बात कर रहे हैं, जुड़ेगा भाई, जुड़ने का भी तरीका होगा ना कि कहाँ जुड़ेगा, है कि नहीं, कहाँ जुड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि जहां मन वहां जुड़ जाएगा। अरे भाई पेंटोस शुगर अगर 5 कार्बन वाला शुगर है तो उसमें भी जो 5 कार्बन में से जगह फिक्स है कि
नाइट्रोजन बेस, यानी कि जो नाइट्रोजन बेस है वो कहाँ आके जुड़ेगा, जो फॉस्फेट है वो कहाँ आके जुड़ेगा, आपको अभी हम बता देते हैं टेम्पररी, हम बात करेंगे आगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो बाबू पेंटोस शुगर होता है, क्या बोले हम कि जो आपका पेंटोस शुगर होता है, ये हो गया पेंटोस शुगर, है ना, 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 कार्बन वाला हो गया ना, ये 1 2 3 4 5 कार्बन वाला हो गया पेंटोस शुगर। अब इसके क्या होता है कि जो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, है ना। देखिए समझिए क्या बोल रहे हैं हम, ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और पेंटोस शुगर में यहाँ पता है ना CH3OH होता है, यहाँ भी होता है, तो ये 5 नंबर कार्बन हो गया, ये होता है 5 नंबर कार्बन, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक OH ग्रुप होता है, यहाँ पे H होता है ना, यहाँ पे क्या होता है H होता है, और यहाँ पे क्या होता है OH होता है। हम किसको दिखा रहे हैं, हम राइबोस को दिखा रहे हैं, OH है इसमें सेकंड नंबर पे। यहाँ पे क्या होगा बाबू, तो यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा, और यहाँ पे क्या होता है H होता है। अब देखिए समझ लीजिए बात, अभी क्या बोल रहे हैं हम कि ये बाबू एक पेंटोस शुगर है ना, ऐसे तो शुगर बनता है पेंटोस शुगर का, ये तो पेंटोस शुगर है। और ये क्या है, ये देखिए अब कोई पूछे कि ये पेंटोस शुगर तो है, ठीक है, 5 कार्बन है इसमें, तो पेंटोस शुगर तो है, लेकिन पेंटोस शुगर में ये क्या है, ये डीऑक्सीराइबोज है या फिर राइबोज है, तो भैया सेकंड नंबर कार्बन पे OH है, मतलब ये राइबोज है। अगर ये O नहीं होता तब ये डीऑक्सीराइबोज होता। अब देखिए डीओऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को निकाल लिया गया, डीओऑक्सी, डीओ मतलब निकालना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को निकाल लिया किससे, राइबोज से, तो नाम उसका पड़ गया डीऑक्सीराइबोज, है ना। चलिए तो क्या बोले बाबू हम कि अब देखिए ये एक पेंटोस शुगर हो गया, अब इस पे जुड़ना है, क्या बनने के जुड़ना है, तो न्यूक्लियोटाइड्स बनाना है ना, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड्स बनने के लिए 2 चीज जुड़ता है, एक जुड़ता है फॉस्फेट, एक जुड़ता है फॉस्फेट, दूसरा क्या जुड़ता है, दूसरा जुड़ता है आपका नाइट्रोजन बेस। तो याद रखिएगा नाइट्रोजन बेस बाबू जुड़ता है यहाँ पे। अब एक बात और ध्यान रख लीजिए, जहां पे बाबू हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, क्या बोले कि जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है ना, मतलब देखिए यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोक्सी, देखिए यहाँ तो हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, तो अंदर क्या हो रहा है, यहाँ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, वैसे ना यहाँ पे यहाँ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, मतलब 2 नंबर, देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर, ये मतलब 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर, ये 4 जगह आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप है। यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है, और यहाँ तो OH नहीं है, 4 नंबर पे OH नहीं है, OH क्या है 5 नंबर पे है। तो मतलब ये बोल रहा है कि जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा जुड़ाव वहां होता है, क्या बोले कि जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा जुड़ाव वहां होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब ये बाबू क्या है, देखिए सब अभी खत्म हो जाएगा, बोलते हैं बाबा आपको एक लाइन जो हम बोले ना, जैसे हम बोलना शुरू करें एकदम अपना दिमाग को एकदम आइडेंटिफाई कर दीजिए, ठीक है ना, एकदम बाबू, क्योंकि 0 लेवल से हम समझाते हैं, क्योंकि याद आपको बता दें कि आप अगर 9 के हैं, 10 के हैं, 8 के हैं, अगर ये चीज आप समझ रहे हैं ना, तो यार डूइंग ए वेरी लॉट एफर्ट, आप बहुत अधिक एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि आज के इस उम्र में अगर बाबू आप ये सब पढ़ रहे हैं ना, तो समझिए कि आपका नीट का रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है, नो वन, नेवर, कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। चलिए तो बाबू हमेशा आप एकदम अपना एफर्ट 100% एफर्ट को लगा के रखना है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहे थे हम कि ये एक पेंटोस शुगर हो गया, ये एक पेंटोस शुगर है, अब इसको हमको बनाना है न्यूक्लियोटाइड, क्या बनाना है न्यूक्लियोटाइड। तो एक पेंटोस शुगर को अगर हमको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए हमको क्या करना होता है, इसमें हमको 2 चीज ऐड करना होगा, क्या ऐड करना होगा, एक करना होगा बाबू आपका नाइट्रोजन बेस, और दूसरा क्या करना होगा, दूसरा करना होगा फॉस्फेट। अरे भाई पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट क्या बन गया, क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड बन गया, बना कि नहीं बना। अब तो कहां जुड़ेगा, जुड़ते सुनिए, हम क्या बोले कि जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है जुड़ाव का कैपेसिटी वहां अधिक होता है, ठीक है। तो पहला हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पे वैसे ना, यहाँ से क्या होता है, हमेशा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, मतलब पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे क्या होगा, नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा। ये क्या लिखें, ये क्या लिखें, एडेनिन, ठीक है ना, ये क्या एडेनिन। तो मतलब पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 जो था उसको वहां से क्या किए, हाइड्रोक्सी ग्रुप को हटा दिए और क्या लगा दिए, एडेनाइन लगा दिए, मतलब पेंटोस शुगर में एडेनाइन जुड़ गया ना। तो क्या बन गया, अब ये न्यूक्लियोसाइड बन गया, लेकिन इसको न्यूक्लियोटाइड्स बनाना है तो क्या करना होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप को भी ऐड करना होगा। अब जब फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करेंगे उसको कहां लगाएंगे, उसको कहां ऐड करेंगे, तो बाबू अब देखिए ये तो भर गया, अब कार्बन का चांस तो नहीं है, ठीक है ना। कार्बन नंबर 2 पे OH है, जोड़ सकते हैं किसमें, राइबोज में। 3 पे भी चांस है और 5 पे, 4 पे तो है ही नहीं, 5 पे चांस है, मतलब याद रखिए, अभी बता देख लीजिए राइबोज शुगर में, क्या बोले, राइबोज शुगर में जो बाबू आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, क्या होता है, जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, क्या बोले, राइबोज शुगर में जो आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है बाबू, वो
कहाँ जुड़ता है? तो वो जुड़ेगा कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे और कार्बन नंबर 5 पे। सिंपल सी बात है कि यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है और यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप है। 4 नंबर पे तो है नहीं हाइड्रोक्सी ग्रुप, है 4 नंबर पे नहीं है। अरे 4 पे तो यहाँ पे है, ऊपर तो CH3 है, कहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप पे नहीं है। लेकिन 5 नंबर कार्बन पे ये क्या है बाबू? ये तो OH है ना, 5 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप है। मतलब राइबोस शुगर पे सुनिए, देखिए राइबोस हो चाहे डीऑक्सी राइबोस हो, सुनिए क्या बोल रहे हैं, राइबोस हो चाहे डीऑक्सी राइबोस हो, जो आपका नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, वो हमेशा जुड़ेगा कार्बन नंबर 1 पे। लेकिन जो फॉस्फेट का जुड़ाव है, ठीक है, वो क्या होगा राइबोस शुगर में। क्यों? देखिए अब राइबोस शुगर में क्या होगा, फॉस्फेट कहाँ जुड़ सकता है? तो 2 नंबर पे जुड़ सकता है, 3 नंबर पे जुड़ सकता है और 5 नंबर पे जुड़ सकता है। मतलब राइबोस शुगर है फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ऐड हो सकता है? कार्बन नंबर 2 पे, कार्बन नंबर 3 पे, कार्बन नंबर 5 पे। लेकिन अगर हम बात करते हैं बाबू डीऑक्सी राइबोस का, अगर हम बात करें बाबू डीऑक्सी राइबोस का, ये कहाँ जुड़ेगा? अब देखिए डीऑक्सी राइबोस में क्या होता है बाबू, यहाँ पे तो OH होता नहीं है, होता है नहीं होता है। अब देखिए डीऑक्सी में क्या होगा, डीऑक्सी राइबोस में क्या होगा, नाइट्रोजन बेस तो जुड़ेगा ना, तो नाइट्रोजन बेस कहाँ जुड़ेगा? 1 नंबर पे जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ वाला OH भर गया। अब डीऑक्सी राइबोस में सेकंड कार्बन पे तो कुछ OH है नहीं, क्योंकि वहां से O को रिमूव किया रहता है, यहाँ पे तो OH है नहीं, मतलब सेकंड कार्बन पे नहीं जुड़ेगा। तो कहाँ पे चांस रहेगा? तो डीऑक्सी राइबोस में जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, क्या बोले बाबू, डीऑक्सी राइबोस में जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा उसका चांस कहाँ रहता है? तो कार्बन नंबर 3 पे और कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 3 पे और कार्बन नंबर 5 पे। अब सर इन दोनों भी कहाँ जुड़ेगा? सर कहाँ जुड़ेगा? देखिए मोस्ट चांसेस रहता है जुड़ने का कार्बन नंबर 5 पे, कार्बन नंबर 5 पे। अगर कार्बन नंबर 5 किसी कारणवश भरा हुआ है, कुछ और आके जुड़ा हुआ है, तब जुड़ेगा 3 पे। अगर वो भी बड़ा हुआ है तब राइबोस का जुड़ेगा 2 पे, लेकिन डीऑक्सी राइबोस का या तो 3 पे या फिर 5 पे। लेकिन जहां चांस कहां है जुड़ने का? कार्बन 5 पे। समझ गए? क्या यही तो है और कुछ नहीं? आज हमको यही तो देखना है। क्या कुछ हार्ड है इसमें? कुछ हार्ड नहीं है। अरे भैया सिंपल सी बात है बाबू, एक न्यूक्लियोटाइड्स को बनने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन बेस चाहिए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए? पेंटोस शुगर चाहिए। और तीसरा क्या चाहिए? फॉस्फेट ग्रुप चाहिए। अब ये तीनों जुड़ेगा तो एक मेन रहेगा पेंटोस शुगर। क्या रहेगा? पेंटोस शुगर, है ना। पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे आके जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस, यानी कि यहाँ पे एडेनिन जुड़ सकता है, ग्वानिन जुड़ सकता है, थाइमिन, ग्वानिन जुड़ सकता है, यूरेसिल जुड़ सकता है, साइटोसिन जुड़ सकता है, थाइमिन जुड़ सकता है, कुछ भी आके जुड़ सकता है। कहाँ? कार्बन नंबर 1 पे। किसका? पेंटोस शुगर का, मतलब राइबोस का। और फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा? तो राइबोस में C2 पे जुड़ सकता है, C3 पे जुड़ सकता है और C5 पे जुड़ सकता है। लेकिन डीऑक्सी राइबोस में C3 पे जुड़ेगा और C5 पे जुड़ेगा। डीऑक्सी राइबोस में कार्बन नंबर 2 पे क्यों नहीं जुड़ सकता? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं होता है। और जुड़ना है तो भैया जहां हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा उसी को हटा के हम फिर जोड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सी ग्रुप जल्दी डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, अब बात यहाँ पे ये समझ गए? क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ से एक कहानी, अब देखिए, अब आप लोग देखिए, हम लोग पढ़ेंगे आगे, फिर अभी हम बताते हैं फंडामेंटल। पहले अब हम लोग बात करते हैं एटीपी का। किसका? एडीपी का। एटीपी बचपन से पढ़ते हैं ना, एटीपी एडिनोसाइन। क्या नाम है? एडिनोसाइन। एडिनोसाइन मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब 3 फॉस्फेट जुड़ा होता है उसमें। देखिए क्या बोले हम? एक राइबोस शुगर में, क्या बोले हम? एक राइबोस शुगर में क्या होगा? एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा तो क्या होगा? एडिनोसाइड मोनोफॉस्फेट। यहाँ पे CH2 है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, क्या होगा? क्या बनेगा? एडिनोसाइन। और एडिनोसाइन मतलब क्या? कल हम बताए थे एडिनोसाइन मतलब क्या होता है। एडिनोसाइन मतलब बाबू फॉस्फेट, सॉरी एडिनोसाइन मतलब क्या होगा? पेंटोस शुगर। और इसमें क्या जुड़ा रहेगा? इसमें जुड़ा रहेगा एडिनाइन ग्रुप। एडिनाइन क्या? नाइट्रोजन बेस है, वो जुड़ा रहेगा। यानी कि सुनिए, एडिनाइन और फॉस्फेट, सॉरी एडिनाइन और पेंटोस शुगर। क्या बोले? एडिनाइन और पेंटोस शुगर दोनों मिलकर क्या बनता है बाबू? न्यूक्लियोसाइड को बनाता है ना, बनाता है। यानी कि नाइट्रोजन बेस और पेंटोस शुगर मिलकर क्या बनाता है? क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड को बनाता है। अब न्यूक्लियोसाइड तो मतलब यहाँ पे कौन सा नाइट्रोजन बेस जुड़ा? एडिनाइन जुड़ा। तो अब एडिनाइन और पेंटोस शुगर यानी कि राइबोस, तो क्या कहेंगे उसको हम लोग? एडिनोसाइन कहेंगे। एडिनोसाइन हो गया। अब फॉस्फेट ग्रुप इसमें जुड़ेगा, एक जुड़ेगा तो मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। 2 जुड़ेगा एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। 3 जुड़ेगा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब डीएनए की थोड़ा बात करते हैं। डीएनए भैया कैसे जुड़ता है, कैसे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है? देखिए
ये एक क्या हो गया, राइबोस, है ना। यहाँ पे ए जो लिख देते हैं, ये मतलब क्या होगा, एडेनिन, ठीक है। यहाँ पे H हो गया, फिर यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H हो गया। और देखिए हम लोग डीएनए बनाया, डीएनए, तो डीएनए में क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस, तो हम लोग सेकंड नंबर काउंट पे सिर्फ H लिखते हैं, ठीक है। H हो गया, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे H होगा, और यहाँ पे CH2OH होगा। अब दूसरा एक हम और बनाते हैं। देखिए अब क्या है कि ये क्या बना बाबू, ये भी न्यूक्लियोसाइड है, फॉस्फेट नहीं जुड़ा है इसमें, न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब हमको इसमें फॉस्फेट जोड़ना है। अब देखिए दूसरा एक हम और बनाते हैं, ठीक है ना। ये एक और आपका पेंटोस शुगर है ना। और इसमें मान लेते ग्वानिन जुड़ा हुआ है, ग्वानिन, ठीक है ना। नाइट्रोजन बेस H H H OH H CH2OH और फिर H। अब देखिए, अब इन दोनों को बीच में जोड़ेगा कौन, ये एक, देखिए ये एक न्यूक्लियोसाइड हो गया, सुनिए ये एक न्यूक्लियोसाइड हो गया, ये एक न्यूक्लियोसाइड हो गया। अब इन दोनों को अगर न्यूक्लियोटाइड्स बनना है तो क्या होगा, दोनों में फॉस्फेट ग्रुप को जुड़ना होगा, तभी ना न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। और न्यूक्लियोटाइड्स ही तो न्यूक्लिक एसिड बनाता है। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लिक एसिड को नहीं बनाता है, न्यूक्लियोटाइड्स वो नाभिकीय अम्ल यानी कि न्यूक्लिक एसिड को बनाता है। तो अब ये न्यूक्लियोटाइड्स है, ये न्यूक्लियोटाइड्स है, जब इन दोनों को ये न्यूक्लियोसाइड है, ये भी न्यूक्लियोसाइड है, जब इन दोनों को बनना होगा न्यूक्लियोटाइड्स तो क्या करना होगा, दोनों में फॉस्फेट को जोड़ना होगा। तो अब क्या होगा, फॉस्फेट बीच में, सुनिए क्या बोले, फॉस्फेट ऐसे बीच में आएगा, ठीक है। इसको जोड़ेगा कार्बन नंबर 5 से, कार्बन नंबर ये 5 है ना, 5 इससे, और इसको जोड़ेगा कार्बन नंबर, यहां से इसको हटाएगा, इसको जोड़ेगा कार्बन नंबर 3 से। अब देखिए इसके पास भी फॉस्फेट हो गया, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स बन गया, इसके पास भी फॉस्फेट हो गया, ये भी न्यूक्लियोटाइड्स बन गया, दोनों न्यूक्लियोटाइड्स बन गया और दोनों जुड़ भी गया। कैसे जुड़ा, कैसे, देखिए सुगर के बीच में, मतलब ये एक पेंटोस शुगर है, ये पेंटोस शुगर है ना, इन दोनों के बीच में जुड़ा है। तो सुनिए जहां सुगर आपस में जुड़ता है, यानी कि जहां पे सुगर आपस में जुड़ता है उसको हम लोग कहते हैं ईस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। अब ईस्टर बॉन्ड क्यों कहें, एक सुगर दो सुगर के बीच में जुड़ रहा है, ये ईस्टर बॉन्ड हो गया। कौन जोड़ रहा है, फॉस्फोरस जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है, फॉस्फोरस जोड़ रहा है, ठीक है। और कितने को जोड़ रहा है, तो 2 को जोड़ रहा है, मतलब डाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि डीएनए के बीच में, डीएनए यानी कि जो भी डीएनए थ्रेड बना होता है ना, डीएनए जो बना होता है, डीएनए का थ्रेड जो बना होता है, डीएनए कैसे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है बाबू, एक मोनोमर है। न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक मोनोमर, एक मोती के समान है। पॉलीमर क्या होता है, मोती का माला होता है। जब वो मोती का माला बनेगा, सुने क्या बोल रहे, जब वो मोती का माला बनेगा तो क्या होगा, एक फॉस्फेट ग्रुप, सॉरी एक न्यूक्लियोटाइड्स और दोनों न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ेगा। तो कैसे जुड़ेगा, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ेगा। और एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए इसको रटना पड़ेगा क्या रटना है इसमें। अरे भाई 2 सुगर के बीच में मतलब ईस्टर, कौन जोड़ रहा है, फॉस्फोरस, मतलब फॉस्फोरस, और किसके कितने के, 2 के बीच में मतलब डाई, तो डाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये तो पढ़ना है, ठीक है। चलिए समझ गए इसको, हम बात करेंगे आगे, ठीक है। एक पूरा आप आज का नोट्स में देखिएगा, पूरा एक पेज ही में हम वही इसी का शेड्यूल बना के भेजे हुए हैं, ठीक है। चलिए बाबू अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कॉपी में, ठीक है। समझ गए, देखिए हम कॉपी शुरू करेंगे उससे पहले एक बात तो सबको याद होना चाहिए कि पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इक्वल्स टू न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट ग्रुप इक्वल्स टू न्यूक्लियोटाइड्स, many nucleotides, nucleic acid which means DNA and RNA, ठीक है। चलिए अब देखिए, न्यूक्लियोटाइड्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। लिख दिया साहब कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या है, तो बेसिक यूनिट है, मतलब बेसिक मतलब क्या होता है, इकाई, है ना। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड्स 2 न्यूक्लियो मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ेगा तो क्या होगा, एक न्यूक्लिक एसिड बनता है ना। दे ऑल्सो फॉर्म एनर्जी कैरियर। अब देखिए ये भी एनर्जी कैरियर काम कैसे करता है, न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स कैसे बना न्यूक्लियोटाइड्स, पेंटोस शुगर एडेनोसाइन, मतलब जो एडेनिन है तो क्या बना, न्यूक्लियोसाइड बना, और फॉस्फेट तो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। अब देखिए अब क्या बोले हम कि एक आपका उसने एक हो गया आपका पेंटोस शुगर,
प्लस में जुड़ा इसमें नाइट्रोजन बेस, क्या जुड़ा, नाइट्रोजन बेस, है ना, मतलब पेंटोस शुगर नाइट्रोजन बेस दोनों आपस में जुड़ता है ना। तो नाइट्रोजन बेस क्या है बाबू, तो हम समझने के लिए मानते हैं, समझने के लिए कि नाइट्रोजन बेस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडेनिन है, क्या है, एडेनिन। मतलब ये एडेनिन जो है इससे जुड़ेगा तो क्या बनेगा, एडिनोसाइन बनेगा, और इसी एडिनोसाइन पे जब 3 फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट क्या है, तो बाबू हमको पता है कि एनर्जी करेंसी, बच्चे में पढ़े हम लोग, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल पढ़े हुए ना। एटीपी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो क्या न्यूक्लियोटाइड्स के मदद से एटीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, ठीक है। Some न्यूक्लियोटाइड्स वर्क एज कोएंजाइम, देखिए कुछ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ना, कुछ न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कोएंजाइम की तरह काम करते हैं, किस तरह, कोएंजाइम की तरह, ठीक है। मतलब वो एक एंजाइम है, वो एंजाइम से जाके जब जुड़ेंगे तब क्या होगा, एंजाइम प्रॉपर्ली काम करेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका एनएडीपी हो गया, ठीक है ना, एनएडीपी का फुल फॉर्म बताया हुआ ना आपको, निकोटरमाइन, ठीक है ना, निकोटरमाइन एमिडाइड, सॉरी गलत हो गया, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, ठीक है ना, एडेनिन, ठीक है। क्या हो गया ये आपका एनएडीपी का क्या होगा, निकोटिनामाइड एडेनिन फॉस्फेट, ठीक है। उसका फुल फॉर्म हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है। अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, एक होता है एनएडी, एक होता है, एक क्या होता है बाबू, एक होता है आपका एनएडी, और एक क्या होता है बाबू आपका होता है एनएडीपी, क्या होता है, एनएडीपी। अब सुनिए, हम बोल ये रहे हैं कि देखिए सेल में 2 तरह से काम होता है, एक होता है कि जब एनर्जी का मेटाबॉलिज्म होते रहता है, मतलब एनर्जी बनते रहता है बॉडी में, सुनिए जब क्या होता है, एनर्जी का मेटाबॉलिज्म होते रहता है, तब क्या है, तब आपका एनएडी, देखिए ये आपका इस बायोमोलिकुलर चैप्टर से नहीं है, ये जनरली है आपका किससे, प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे, सुनिए। जो एनएडी है वो बाबू क्या है, वो मेनली काम करता है किसके लिए, वो मेनली काम करता है कि देखिए जब एनर्जी, यानी कि जब एनर्जी, मतलब ऐसा समझिए कि एनर्जी का यूज करके कोई काम हो रहा है तब आपका एनएडी कोएंजाइम काम करता है। लेकिन अगर बॉडी में किसी चीज को बनाया जा रहा है, मतलब कोई भी चीज का बायोसिंथेसिस किया जा रहा है, कोई चीज को बनाया जा रहा है, उस समय एनडीपी काम करता है। अब जरा आप लोग बताइएगा हमको कि फोटोसिंथेसिस, क्या बोले हम, फोटोसिंथेसिस में एनएडी काम करेगा कि एनएडीपी काम करेगा, बताइए। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो इसमें ये वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हम लोग केमिकल एनर्जी को सोलर एनर्जी, सॉरी हम लोग सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब हम लोग सोलर एनर्जी से फूड को बनाते हैं, मतलब बनाना मतलब क्या, हम लोग सिंथेसिस करते हैं, और बनाने के लिए अब कोई चीज अगर बन रहा है उसके लिए कौन सा कोएंजाइम काम करेगा, एनएडीपी काम करेगा, है ना। चलिए अब देखिए एक बात आपको बता दें हम कि जो एटीपी है, एटीपी एडीपी ये सब क्या है, ये सब हायर न्यूक्लियोटाइड्स है। सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स तो होगा, सिंपल न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा, जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा, लेकिन एक से अधिक जुड़ेगा तो उसको हम लोग हायर न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब क्या है बाबू आपका, अब आगे क्या है कि द न्यूक्लियोटाइड मेड ऑफ 3 केमिकल, न्यूक्लियोटाइड्स को बनाने वाले 3 केमिकल होते हैं। क्या क्या होता है, पहला होता है बहुत पढ़े हुए सब, पेंटोस शुगर, है ना, क्या क्या होगा, पेंटोस शुगर 5 कार्बन वाला शुगर होगा, क्या क्या होता है, राइबोज या फिर डीऑक्सी राइबोज हो सकता है, ठीक है ना। दूसरा आपका होता है नाइट्रोजन बेस, क्या होगा, नाइट्रोजन बेस क्या क्या हो सकता है, तो एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है, यूरोसिल हो सकता है, और आपका थायमिन हो सकता है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा आपका फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट, फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट। मतलब दिस 3 कंपोनेंट विल मेक, क्या ये तीनों कंपोनेंट क्या बनाता है, ये तीनों कंपोनेंट बाबू एक न्यूक्लियोटाइड्स को बनाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपका जो आप देखे हैं नोट्स, उस नोट्स के नीचे हम कुछ इसके बाद, यानी कि इसके बाद हम कुछ ड्राइंग बना के भेजे, वो क्या है बाबू, तो वो पेंटोस शुगर है, ठीक है ना, दोनों बना दें, सी 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 सी, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होगा, HOCH2, ठीक है ना। फिर इसको थोड़ा OH H, ये राइबोज बनाते हैं इसको, ठीक है। राइबोज में क्या होगा, ये H हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे OH
फिर यहाँ पे H और यहाँ पे क्या होगा H, ठीक है। अरे वो देखिए इसको स्ट्रक्चर बनाने का बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। पहले तो 5 कार्बन का चेन बना लीजिए, ठीक है ना। शुरू से शुरू कीजिए, यहाँ पे ऊपर हो दीजिएगा, यहाँ पे नीचे S दीजिएगा, यहाँ पे उल्टा कर दीजिएगा, फिर यहाँ पे उल्टा कर दीजिएगा, यहाँ पे बस एक ही जगह बचेगा, वहाँ पे S दे दीजिएगा, हो गया, बन गया राइबोस, ठीक है ना। अब नंबरिंग करते हैं इसका, क्या होगा 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन वाला ये क्या है बाबू, तो ये है पेंटोस शुगर। और ये पेंटोस शुगर में पेंटोस का कौन सा शुगर है ये, तो बाबू ये हमको दिख रहा है 2 नंबर पे क्या है, OH है, मतलब ये क्या है, ये आपका राइबोस है। क्या है, राइबोस है ना। अब जो आपका पास जो आपका ये है नोट्स है, उसमें पहले डीऑक्सी राइबोस, तो हम अभी बना देते हैं उसको दोबारा में, मतलब ठीक है। देखिए ठीक है, ये हो गया। इसमें क्या अंतर होगा बाबू, नंबरिंग हो गया ना। देखिए नंबरिंग को लेकर थोड़ा बहुत किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो हम बताएंगे बाबू नंबरिंग कैसे होता है। जिस तरह से फंक्शनल ग्रुप पहले होता है हम लोग उधर से नंबरिंग करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जहाँ पे ब्रांच चेंज होता है, देखिए इस ब्रांच चेन का चर्चा हम कल करने वाले हैं, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो वहाँ पे बात करेंगे ब्रांच चेन का, ठीक है। तो हम कुछ ब्रांच चेन का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। चलिए ये OH हो गया, ये H हो गया, यहाँ पे क्या होगा H, सेकेंड नंबर कार्बन, दिख रहा है ना, वहाँ जा रहे हैं वहाँ तक, जा ही रहा होगा, सेकेंड नंबर कार्बन है, ये H होगा। फिर यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होगा OH CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा H, ठीक है। इसको भी अगर हम लोग नंबरिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा बाबू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 5 कार्बन वाला ये भी पेंटोस शुगर है, लेकिन इसमें क्या नहीं है, तो सेकंड कार्बन पे OH नहीं है, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डीओक्सी राइबोस, है ना, ठीक है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को क्या क्या लिखेंगे, C5 होता है ना। इसके बाद H कितना होगा 10, H10 है ना, ठीक है। और O कितना होगा, तो O होगा 4, है ना, 1 2 3 4, है ना, ठीक है, समझ गए। और इसका क्या हो जाएगा बाबू, तो C5 H10 ही रहेगा, सॉरी इसमें O5 होगा ना, O5 होगा इसमें, ठीक है। ये क्या है, राइबोस है, देखिए ना, 1 O 2 3 4 5, यहाँ पे C5 H10 O5 होगा, ठीक है, राइबोस में। और डीओक्सी राइबोस में क्या होगा C5 H10, लेकिन O क्या होगा, एक O घट गया है कार्बन नंबर 2 से, तो क्या हो जाएगा O4 हो जाएगा, है ना, समझ गए। चलिए अब देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा तो क्या आपको अंतर दिख रहा है कि यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन पे OH है, यहाँ पे नहीं है। और हम बताएं अभी कि क्यों नहीं होता है ऐसा, जो नेचर में ऐसा काम को क्यों किया गया बाबू, नेचर में ऐसा काम को इसलिए किया गया क्योंकि जो पेंटोस शुगर जो राइबोस है, उससे क्या होता है, उससे बाबू आपका क्या होता है, इससे आरएनए बनता है। आरएनए मेटाबॉलिक मोर एक्टिव होता है ना, मतलब जैसे कि सेकेंड नंबर पे देखिए, सेकेंड नंबर पे इसका मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो हाइड्रोक्सी ग्रुप है मतलब ये मोर एक्टिव है, कोई भी रिएक्शन है बहुत एक्टिवली काम करता है। लेकिन अब डीएनए के पास, तो भाई डीएनए के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, इसको उतना है कि अगर एक्टिवली काम करेगा तो फिर दिक्कत होगा। इसलिए क्या हुआ, डीएनए को स्टेबल करने के लिए, सुनिए बोले ना हर बात के पीछे कहानी है, डीएनए को स्टेबल करने के लिए, डीएनए को बोला गया कि भैया तुम स्टेबल रहो, डीएनए को स्टेबल करने के लिए क्या किया गया, तो सेकंड नंबर कार्बन से ओ को हटाया गया, उससे क्या हुआ, हाइड्रोक्सी ग्रुप हट गया। जैसे ही डीऑक्सी राइबोस यानी कि डीएनए से, डीएनए का सेकंड नंबर, डीएनए नहीं डीऑक्सी राइबोस, ये डीएनए तो जुड़ेगा तब बनेगा ना, डीऑक्सी राइबोस से जब सेकेंड नंबर कार्बन ऑक्सीजन को हटा दिया गया, मतलब इससे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप कम गया, और जैसे इसका एक हाइड्रोक्सी ग्रुप कम गया, ये एक्टिव कम हो गया। अब एक्टिव कम हो गया मतलब क्या हुआ, स्टेबल हो गया, ठीक है, इसी कारण ऐसा होता है, ठीक है। चलिए समझ गए, क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अब बाबू आगे क्या है, देखिए क्या लिखा है कि पेंटोस शुगर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ, 2 तरह का पेंटोस शुगर तो हमको पता है, ठीक है ना। एक होता है राइबोस, जो कि हमको कहाँ देखने को मिलता है, आरएनए में, और डीऑक्सी राइबोस कहाँ देखने को मिलता है हमको, डीएनए में, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं नाइट्रोजन बेस पे, ठीक है ना। द नाइट्रोजन बेस आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाइट्रोजन बेस क्या है बाबू, तो हेट्रोसाइक्लिक यानी विषम चक्री कंपाउंड है वो, ठीक है ना। हाँ हिंदी मतलब वही होगा हेट्रोसाइकिल का, ठीक है। तो बात हम लोग कल भी किए थे ना। क्या बोले हम कि नाइट्रोजन बेस अब क्या है, तो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है ना। 2 तरह का होता है, क्या होता है, 2 तरह का। आप बोले सोच रहे होंगे सर अभी आप बोल रहे हैं 2 तरह का होता है, सर कल तो बताएं कि 5 तरह का नाइट्रोजन बेस है। देखिए वो 5 तरह का नाइट्रोजन बेस है, ठीक है, सही बात है, वही 5 तरह का है, एडेनिन,
ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, वही पास रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया है कि जो आपका क्या है कि क्या बोले हम, जो आपका नाइट्रोजन बेस है, क्या है, नाइट्रोजन बेस जो है उसको पहले दो कैटेगरी दिया गया है, ठीक है ना। अब उस दो कैटेगरी के बाद उसमें जैसे देखिए दो कैटेगरी क्या दिया गया है, टू टाइप्स क्या दिया है, एक को कहा गया है पुरिन्स, ठीक है ना, और दूसरा को कहा गया है आपका पेरीमाइड्स, ठीक है ना। पहला को क्या कहा गया है, पुरिन्स, और दूसरा को क्या कहा गया है, पेरीमाइड्स, ठीक है। आप देखिए जो आपका पुरिन्स है, ठीक है ना, उसमें क्या है, उसमें आपका एडेनिन और ग्वानिन है, ठीक है, इसमें क्या है आपका एडेनिन और ग्वानिन है, और इसमें क्या है आपका साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन है। बस यही हुआ था। कल हम लोग बात किए थे कि 5 तरह का नाइट्रोजन बेस हमको देखने को मिलता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। तो इन्हें पांचों को घर दे दिया, कहा गया कि भैया जो एडेनिन और ग्वानिन है उसको हम लोग पुरिन्स कहेंगे, और जो साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन है उसको हम लोग पेरीमाइड्स कहेंगे। अब देखिए इसमें भी सुनिए क्या है, जो आपका डीएनए आरएनए होता है, उन दोनों में क्या होगा, आपको दोनों में हमको एडेनिन और ग्वानिन देखने को मिलता है। क्या बोले हम कि जो एडेनिन और ग्वानिन यानी कि प्यूरिन्स है ना, अरे भाई हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि आप लोग जैसे कि कहते हैं ना कि देखिए मैं कह लेट द नंबर बी एक्स, कोई नंबर को हम लोग एक्स मान लेते हैं, है ना। तो वैसे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एडेनिन और ग्वानिन को हम लोग क्या मान लिए, प्यूरिन्स मान लिए। तो क्या बोल रहे हैं हम कि पुरिन्स के अंदर क्या है, एडेनिन और ग्वानिन है। तो अगर हम बात करें डीएनए और आरएनए का, तो जो पुरिन्स है वो हमको डीएनए आरएनए दोनों में देखने को मिलता है। क्या बोले हम कि जो पुरिन्स है वो हमको डीएनए और आरएनए दोनों में देखने को मिलता है। मतलब ये कि एडेनिन और ग्वानिन दोनों में होता है। मतलब पुरिन्स के लेवल पे, सुनिए क्या बोल रहे हैं, पुरिन्स के लेवल पे डीएनए आरएनए में कोई अंतर नहीं होता है। क्लियर। और क्या ये पेरीमाइड्स, इसमें क्या है कि जो आपका बाबू साइटोसिल है, आपका साइटोसिल, ठीक है ना। ये फिर जो साइटोसिल है वो फिर क्या होता है, दोनों में हम ये साइटोसिल क्या होता है, ये फिर डीएनए और आरएनए दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन जो आपका यहाँ पे थायमिन ये सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होगा, और जो यूरेसिल है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बोले हम, जो थायमिन है, ठीक है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होगा, और जो आपका यूरेसिल है वो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है। मतलब देखिए कंफ्यूजन कुछ नहीं, हम बोल ये रहे हैं कि नाइट्रोजन बेस को पहले हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, एक को क्या है पुरिन्स और एक को क्या है पिरामाइड्स। तो पुरिन्स में हम लोग क्या दिए, पुरिन्स में हम लोग क्या किए, एडेनिन और ग्वानिन को रख दिए, और पिरामाइड्स में क्या किया हम लोग, साइटोसिल, ठीक है ना, यूरेसिल, देखिए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिल, यूरेसिल और थायमिन, है ना। तो मतलब क्या बोले, ये देखिए यही तो 5 तरह का था ना, यही तो 5 तरह का नाइट्रोजन बेस था। तो इसको क्या किया हम लोग, ये दो को एडेनिन और ग्वानिन को हम लोग कहाँ डाल दिए, पुरिन्स में, और जो साइटोसिल है, यूरेसिल और थायमिन इसको हम लोग कहाँ डाल दिए, इसको हम लोग डाल दिए पिरामाइड्स में। अब इसमें यह बात यह है कि जो आपका पुरिन्स है, पुरिन्स के अंदर क्या है, एडेनिन और ग्वानिन है। तो एडेनिन और ग्वानिन हमको डीएनए और आरएनए दोनों में देखने को मिलता है। मतलब पुरिन्स ऐसा नाइट्रोजन बेस है जो कि डीएनए आरएनए दोनों में होता है, क्योंकि पुरिन्स के अंदर क्या है, एडेनिन और ग्वानिन है, और एडेनिन और ग्वानिन हमको दोनों कहां देखने को मिलता है, कहां को देखने को मिलता है, डीएनए दोनों में देखने को मिलता है। जो पिरामाइड्स है, ठीक है, वो उसमें क्या होता है कि जो साइटोसिल है, ठीक है ना, वो क्या होता है, हमको फिर दोनों में देखने को मिलता है। मतलब ये भी क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ये तो क्वेश्चन पूछता है एम्स वगैरह, ठीक है ना, घुमा के कि ऐसा कौन मतलब डीएनए के अंदर ऐसा ऑप्शन देगा कि डीएनए के अंदर, ठीक है ना, ऐसा कौन सा नाइट्रोजन बेस है जो कि पुरिन्स और पिरामाइड्स, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा। देखिए क्वेश्चन का तरीका ऐसा होगा कि देखिए पुरिन्स क्या है, एडेनिन और ग्वानिन इसमें होता है। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि पुरिन जो है, पुरिन्स क्या होता है, डीएनए आरएनए दोनों में होता है। मतलब पुरिन्स के लेवल पे डीएनए आरएनए में कोई अंतर, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन पिरामाइड्स में 3 आता है, इन तीनों में से बस एक ही वैसा नाइट्रोजन बेस है जो कि दोनों में होता है। लेकिन जो थायमिन है वो डीएनए के लिए स्पेशल है, और जो यूरेसिल है वो आरएनए के लिए स्पेशल है। मतलब थायमिन सिर्फ और सिर्फ डीएनए में दिखेगा, यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखेगा, आरएनए में दिखेगा। समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं हम लोग पुरिन्स पे, समझ गए ना, ठीक है। मतलब बाबू ये बोले कि जो पुरिन्स है वो डीएनए आरएनए दोनों में दिखेगा, क्योंकि पुरिन्स के अंदर क्या आता है, तो एडेनिन और ग्वानिन आता है, और
डीएनए हो चाहे आरएनए हो, दोनों में हमको एडेनिन और ग्वानिन देखने को मिलता है। लेकिन जो पिरामिड्स है जिसमें आपका साइटोसिल, यूरेसिल और थायमिन आता है, तो उसमें जो साइटोसिल है वही हमको सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, वो हमको देखने को मिलता है डीएनए में, दोनों में देखने को मिलता है। लेकिन थायमिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए में होगा और जो यूरेसिल है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होगा। ठीक है, अब बात करते हैं पुरिन्स का। किसका? पुरिन्स का। ठीक है, देखिए लार्ज साइज नाइट्रोजन कंटेनिंग बायोमोलिक्यूल, देखिए जो पुरिन्स है वो क्या है, लार्ज साइज होते हैं, मतलब ग्रेटर साइज होता है इसका। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स है। दे आर 9 मेंबर डबल रिंग कंपाउंड, याद रखिएगा ये सब तो याद रखना है। दे आर 9 मेंबर्ड डबल रिंग कंपाउंड, मतलब जो सुनिए जो पुरिन्स होगा, पुरिन्स के अंदर क्या है, पुरिन्स के अंदर क्या है, एडेनिन और ग्वानिन। मतलब देखिए पुरिन्स का तो कोई स्ट्रक्चर होगा नहीं, स्ट्रक्चर किसका होगा, एडेनिन और ग्वानिन का होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स तो ये दोनों है ना, हम तो इन दोनों को एक साथ एक ग्रुप में रख दिए है ना। तो एडेनिन और ग्वानिन, ठीक है। तो क्या बोले हम कि जो पुरिन्स होता है वो कैसा होता है, यानी कि जो पुरिन्स होता है कैसा होता है, यानी कि एडेनिन ग्वानिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो 9 कार्बन वाला होता है। क्या होता है, 9 कार्बन वाला होता है। और दो जो 9 कार्बन है वो अपने आप को 2 रिंग में अरेंज किया था, मतलब दो ऐसा 2 रिंग बना होता है, ऐसा 2 रिंग बना होता है, इकट्ठा होता है, आगे स्ट्रक्चर इसका बना हुआ। ठीक है, समझ गए क्या बोले हम। देखिए कल हम बात करते ना कोलेस्ट्रॉल, 17 कार्बन रिंग, याद है, साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफेंसन रिंग, क्या था वो 4 मतलब 17 कार्बन अपने आप को 4 रिंग में अरेंज किया हुआ था। ये था कि 17 कार्बन अपने आप को 4 रिंग में अरेंज किया हुआ था। यहाँ पे क्या है बाबू कि 9 कार्बन अपने आप को 2 रिंग में अरेंज किया रहता है, वही तो लिखा हुआ है कि दे आर 9 मेंबर डबल रिंग कंपाउंड, मतलब 9 मेंबर है कि 9 कार्बन का मेंबर होगा और डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। दिस कंटेन 4 नाइट्रोजन रिंग। अब जो इसका देखिए एक ही लाइन को बारीक से समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कुछ हार्ड नहीं है बाबू, सब कुछ एकदम क्या है, पानी पानी, क्या है, हाँ वही वाला। देखिए 9 कार्बन है, दोनों अपने आप को क्या बोले हम कि दोनों अपने आप को अरेंज किया हुआ है। ठीक है, ऐसे एक्चुअली में ऐसा ये नहीं होता है, ठीक है, हम बस स्ट्रक्चर बनाया समझने के लिए बनाया, ठीक है ना। एक्चुअली में देखिए हम क्या बोले, पुरिन्स का तो कोई स्ट्रक्चर होगा नहीं, स्ट्रक्चर किसका होगा, एडेनिन और ग्वानिन का होगा। मॉलिक्यूल्स तो वो है ना, नाइट्रोजन बेस क्या है, एडेनिन और ग्वानिन है। पुरिन्स तो बस उसको घर दे दिया कि हाँ भाई इसके अंदर तुम रहो। ठीक है, देखिए तो क्या बोले हम कि पुरिन्स मतलब एडेनिन और ग्वानिन ये क्या होते हैं, तो 9 कार्बन वाले होते हैं। 9 कार्बन अपने आप को 2 रिंग में अरेंज किया रहता है, यानी कि 2 रिंग बना होता है, और इसमें 4 नाइट्रोजन होता है, मतलब इस 9 जो एक जो रिंग बना ना, इस रिंग में 4 नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन कहाँ कहाँ होगा, नाइट्रोजन होगा आपका 1 नंबर पे नाइट्रोजन, जहां से 1 नंबर मान लीजिए समझने के लिए, 1 नंबर पे नाइट्रोजन होगा, ठीक है ना, फिर 3 नंबर पे होगा, फिर 7 नंबर पे होगा, और फिर 9 नंबर पे होगा। हाँ 9 नंबर पे है, ठीक है। देखिए समझने के लिए बता रहे हैं बाबू, समझने के लिए, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। हम क्या बोले, पुरिन्स का तो कोई स्ट्रक्चर होगा नहीं, स्ट्रक्चर किसका होगा, एडेनिन चाहे ग्वानिन का होगा। तो एडेनिन का स्ट्रक्चर ये नहीं है, ग्वानिन का स्ट्रक्चर ये नहीं है, बस समझने के लिए बाबू बताएं, ठीक है। स्ट्रक्चर बना हुआ है, देख लीजिए, ठीक है। क्या बोले हम बोले ये कि पुरिन्स क्या होता है, तो वो 9 कार्बन वाले मेंबर होते हैं, और जो अपने आप को 2 रिंग में अरेंज किए होते हैं। तो 9 कार्बन अपने आप को 2 रिंग में अरेंज किए हैं, और इसमें 4 नाइट्रोजन होता है। और कहाँ का नाइट्रोजन होता है, तो नाइट्रोजन होता है 1 नंबर पे नाइट्रोजन होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, ठीक है। पुरिन्स आर प्रेजेंट इन बोथ डीएनए आरएनए, पुरिन्स जो है वो डीएनए आरएनए में दोनों में हमको देखने को मिलता है। देखिए क्या लिखा कि पुरिन्स आर प्रेजेंट इन बोथ डीएनए एंड आरएनए। पुरिन्स आर प्रेजेंट मतलब पुरिन्स क्या है कि डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट है ना। तो पुरिन्स क्या बोले हम कि डीएनए आरएनए दोनों में प्रेजेंट है, मतलब क्या, मतलब ये कि एडेनिन ग्वानिन दोनों में प्रेजेंट है ना। पुरिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, अब पुरिन्स का 2 टाइप है, क्या है, तो एडेनिन और ग्वानिन है, ठीक है। देखते हैं पहले एडेनिन की बात करते हैं। प्रेजेंट इन बोथ डीएनए आरएनए, और देखिए एडेनिन क्या बोले हम, एडेनिन को बाबू हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ये हमको डीएनए आरएनए में दोनों में देखने को मिलता है ना। इट इज केमिकली, इसका केमिकल नाम क्या है, ये तो हम लोग कह रहे हैं एडेनिन, ये तो बायोलॉजी का नाम हो गया। केमिस्ट्री में इसको हम लोग क्या कहते हैं, 7H पुरिन 6 एमाइन, और या फिर इसको हम लोग 6 एमिनो पुरिन्स भी कहते हैं। सर क्या बोल दिया बाबू, बोले कुछ नहीं। देखिए जैसे कि होता है ना, देखिए आपका घर में आपका 2 नाम होता है, एक घर का नाम होता है और एक स्कूल सर्टिफिकेट नेम होता है। वैसे क्या है कि कोई भी, याद रखिए, कोई भी क्या बोले हम कि जैसे कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल्स है, कोई भी एक कंपाउंड है ना,
एक कंपाउंड का दो नाम होता है, एक होता है कॉमन नेम, एक क्या होता है कॉमन नेम, और एक होता है IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि एक संगठन है, उसमें उस केमिकल को नाम दिया जाता है। और देखिए जैसे कि हम लोग का नाम पड़ता है, तो हम लोग का नाम पढ़ने के लिए कोई थोड़ी हम लोग कैरेक्टर को देखता है, अरे हम लोग तो नाम बच्चे में पढ़ जाता है, तो बच्चे में थोड़ी कैरेक्टर देखता है, नाम है राजा लेकिन है गरीब, नाम कुछ भी और काम ठीक उसका विपरीत या फिर कुछ भी। लेकिन केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, जो भी मॉलिक्यूल्स है, सुनिए क्या बोले, जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी कंपाउंड है, उन सबका नाम सोच समझ के दिया जाता है, ठीक है। और ये नाम दिया कहां जाता है, तो IUPAC में, ठीक है। जैसे कि हम बताते हैं आप लोग एनिमल किंगडम में, पटेटो को पटेटो कॉमन नेम, सोरेनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम, ये साइंटिफिक नेम कहां दिया गया था, जहां पे संगठन होगा वहां पे दिया गया था, बॉटनी विभाग में, है ना, सब कुछ हमें पता है ना। चलिए, तो क्या बोले हम कि ऐसे ही, क्या बोले हम ऐसे ही, अगर हम लोग कॉमन नेम बोले तो एडेनिन है, लेकिन अगर इसका हम लोग केमिकल नेम बोले, देखिए आप केमिकल मतलब साइंटिफिक नेम मत समझ लीजिएगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक नेम, ये केमिकल नेम है। मतलब अगर हम इसका स्ट्रक्चर को देखिए, हम बना देते हैं, देखिए इसका स्ट्रक्चर वो ऐसा है, देखिए तो ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ये है, देखिए 4 नाइट्रोजन है क्या, ठीक है, ये ठीक है, देखिए ऐसा स्ट्रक्चर है। देखिए जनरली हम लोग इसको क्या कहते हैं, हम लोग इसको कह दिए एडेनिन, कॉमन नेम हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसको जब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, तो इसका जो इसका नामकरण होगा, उसको नाम को देने के लिए ना, इसका कॉन्सेप्ट है कि देखिए हम कहते हैं ना कि नंबरिंग, मतलब केमिस्ट्री में देखिए मीथेन का नाम मीथेन पड़ गया, एक होता है मीथेन, एक होता है मिथाइल, एक होता है मीथीन, एक होता है मिथाइन, है ना, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन, प्रोपाइल, तो सब कुछ का नाम देने का वो एक तरीका है, ठीक है। तो उसी तरीका से अगर इसका हम लोग नाम देते हैं, तो इसका नाम पड़ेगा 7H पुरिन्स 6 एमाइन, ठीक है। क्या नाम पड़ेगा इसका, केमिकल नाम क्या हो गया, 7H पुरिन 6 एमाइन, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं 6 एमिनो पुरिन, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C5, है ना, H5 और N5, ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 135.127, ठीक है। एडेनिन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। अब एडेनिन इज ए प्यूराइन व्हिच इज वैरायटी ऑफ रोल। देखिए एडेनिन एक ऐसा पुराइन है जिसका रोल बहुत सारा है, वैरायटी है रोल इसका। देखिए एडेनिन यही तो बनता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यही तो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम आता है ना। तो देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, इन सेलुलर रेस्पिरेशन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जब सेलुलर यानी कि जब कोशिकीय शोषण होता है तब उसमें एटीपी का फॉर्म में काम करता है ना। उसके बाद एट कोफैक्टर निको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD और फ्लेमिन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड यानी कि कोएंजाइम के कोफैक्टर की तरह भी काम करता है ये। अब देखिए नाम इसका पड़ा निकोटिनामाइड, ठीक है ना। एडेनिन इसमें भी एडेनिन है, मतलब जो NAD पढ़ते हैं हम लोग NADPH पढ़ते हैं उसमें भी एडेनिन है। तो भैया देखिए एटीपी, ठीक है, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये काम मतलब एडेनिन के पास क्या है, जो एटीपी है उसके पास क्या है, तो उसके पास एडेनिन है, मतलब एडेनिन वहां पे जाके काम कर रहा है। NADP के पास क्या है, एडेनिन है, वहां पे जाके काम कर रहा है। FAD के पास क्या है ना, FAD फ्लेमिन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, है ना, सबके पास काम करता है। और इन प्रोटीन सिंथेसिस केमिकल कंपोनेंट ऑफ DNA, और DNA RNA का केमिकल कंपोनेंट है ना, समझ गए। अब आते हैं ग्वानिन पे, ठीक है ना, क्या बोले हम, ग्वानिन, ठीक है ना। ग्वानिन को हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। क्या बोले, ये भी DNA और RNA दोनों जगह होता है कि बोथ प्रेजेंट इन बोथ DNA और RNA। इसका केमिकल नाम क्या होगा बाबू, तो 2-amino-6 ऑक्सोपुरिन, किसका केमिकल नाम क्या होगा। देखिए समझ गए ना केमिकल नेम मतलब, अरे आप देखिए समझ ना, पोटैटो आलू सोलेनम ट्यूबरोसम साइंटिफिक नेम, वैसे ही हर एक केमिकल का एक कॉमन नेम होता है, एक IUPAC नेम होता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वो नेम होता है, तो वही है उसका केमिकल नेम, ठीक है। क्या बोले हम, केमिकली क्या इसका नाम क्या होगा, 2-amino-6
ऑक्सोपुरिन, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C5H5N5O, क्या होगा, C5H5N5O, ठीक है। और इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 151 पॉइंट, मतलब 151.126 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है। अब देखिए ग्वानिन हैज ए 2 टेट्रामेरिक फॉर्म, दे द कीटो फॉर्म एंड द इनोल फॉर्म। देखिए ये ट्यूटामेरिक, इसका अभी बस नाम याद रखिएगा, हम लोग जब इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे म्यूटेशन, समझते हैं ना, परिवर्तन आ जाना, हम लोग पढ़ेंगे तब इसका हम लोग विस्तार से बात करेंगे। लेकिन अभी इसमें समझ लीजिए कि जो ग्वानिन है उसके पास, देखिए समझ लेना कि ग्वानिन के पास 2 अलग फॉर्म है, एक जैसे कि एडेनिन, बस एडेनिन एक ही फॉर्म है उसके पास, लेकिन ग्वानिन के पास 2 और अलग फॉर्म है, एक को हम लोग कहते हैं कीटो फॉर्म और एक को हम लोग कहते हैं इनोल फॉर्म, केईटीओ कीटोल फॉर्म और इनोल फॉर्म, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं टोटामेरिक फॉर्म, ठीक है। इसका अच्छे से बना हुआ देख लीजिए ग्वानिन, ठीक है, इसे देख लीजिएगा, बनाए क्या लिखा हुआ है देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट आइसोलेशन ऑफ ग्वानिन वाज रिपोर्टेड इन 1884 फ्रॉम द, देखिए पहली बार ग्वानिन को कब खोजा गया था, तो 1884 में खोजा गया था। कहां से खोजा गया था, तो सी बर्ड का जो एक्सट्री होता है ना, एक्सट्री जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सटीरियर प्रोडक्ट जो मतलब मतलब बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलता है ना, उससे खोजा गया था, उससे आइसोलेट किया गया, ठीक है ना। और देखिए जैसे कि हम लोग गाय का गोबर को काउडंग कहते हैं ना, वैसे ही जो सी बर्ड है, सी बर्ड का जो एक्सट्रीडा होता है ना, सी बर्ड का जो एक्सट्रीडा होता है उसको हम लोग कहते हैं ग्वानो, क्या कहते हैं, ग्वानो। और ग्वानिन का खोज यहीं से हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ग्वानिन पड़ गया, ठीक है। विच इज जनरली यूज्ड इन द सोर्स ऑफ, और देखिए जो ग्वानो है उसके, ग्वानो क्या है, ग्वानो तो सी बर्ड का एक्सट्रिया है ना, एक्सट्रिया मतलब क्या, वही काउडंग गोबर, वैसे ही फेसेस वही है, ठीक है। अब बात करते हैं पिरामिड्स पे, देयर स्मॉल साइज हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजन बेस, स्मॉल साइज का होता है ये, ठीक है। दे आर 6 मेंबर साइकिल रिंग कंपाउंड, सिंगल, देखिए ये क्या होता है, 6 मेंबर होता है, इसके पास कितना है, कार्बन का कितना मेंबर है बाबू, तो 6 मेंबर है कार्बन का, और सिंगल रिंग कंपाउंड मतलब 6 क्या होगा, एक सिंगल रिंग में अरेंज होगा। उसमें 2 रिंग था ना, 9 मेंबर 2 रिंग था, इसमें 1 मेंबर, सॉरी 6 मेंबर और 1 रिंग होगा, ठीक है। इसके पास क्या होगा, 2 नाइट्रोजन होता है, इसके रिंग में 2 नाइट्रोजन होता है, एक कहाँ होता है, एक होता है 1 नंबर पे, और एक यहाँ पे 1 नंबर, एक होता है 3 नंबर पे। जैसे कि वहां पे क्या था, 4 नाइट्रोजन था, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर, 1 नंबर 3 5 नंबर 7 नंबर 9 नंबर, वैसे यहाँ पे क्या होगा, 1 नंबर 3 नंबर और 2 ही होता है, ठीक है। इसका 3 टाइप होता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बाबू साइटोसिन का। देखिए प्रेजेंट इन बोथ सुनिए याद रखिएगा, साइटोसिन इज एन ओनली पिरामिड्स दैट प्रेजेंट बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। यही क्वेश्चन उस समय हम सोच रहे थे लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पिरामिड्स है जो कि डीएनए आरएनए दोनों में देखने को मिलता है। तो पिरामिड्स में साइटोसिन है, यूरेसिल है और थायमिन है। तो यूरेसिल और थायमिन ये दोनों नहीं होता है, क्या होता है, साइटोसिन। ये ऐसा पिरामिड्स है जो कि डीएनए आरएनए दोनों में हमको देखने को मिलता है, ठीक है। केमिकल नाम क्या होगा इसका, 4 एमिनो 3H पिरामिड्स 2 1, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा इसका, C4H5N3O इसका केमिकल फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा इसका, 111.102। इट हैव ओनली एमिनो ग्रुप ऑफ एट पोजीशन ऑफ, देखिए इट हैज ओनली एमिनो ग्रुप एट पोजीशन 4 एंड कीटो ग्रुप एट पोजीशन 2। देखिए क्या होगा कि साइटोसिन, सुनिए क्या बोले, साइटोसिन का ये स्ट्रक्चर देखिए बना देते हैं। साइटोसिन का ये स्ट्रक्चर है, शेयरिंग है ना, ये स्ट्रक्चर हो गया साइटोसिन का। क्या लिखा कि साइटोसिन में क्या होता है कि देखिए पोजीशन 4 पे, ठीक है ना, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है और यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन कहाँ था इसका, 1 नंबर 3 नंबर नाइट्रोजन था ना इसका, है ना। तो यहाँ पे 1 नंबर पे 3 नंबर पे हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि साइटोसिन में क्या होता है बाबू, तो जो आपका एमिनो ग्रुप होता है, एमिनो ग्रुप होता है, ये कहाँ होता है, ये इसका यहाँ पे होता है, ठीक है ना, मतलब 4th पोजीशन पे। और जो कीटो ग्रुप होता है वो कहाँ होता है, वो होता है आपका 2nd नंबर पोजीशन पे, यानी यहाँ पे क्या होता है, कीटो ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप, ठीक है। चलिए अब आते हैं थायमिन पे, प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ डीएनए हमको देखने को मिलता है, स्पेशली फॉर डीएनए, ठीक है। इसका केमिकल नाम क्या है, तो 5 मिथाइल पिरामाइड्स 2,4,1H3H डायोन, ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। केमिकल फार्मूला क्या है इसका, C5H6N2O2 इसका केमिकल फार्मूला है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो 15126.11, ठीक है। देखो तो लाइट का दिक्कत हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। आज तो हम आए थे दिन में बनाया, लेकिन यहाँ पे जो कोचिंग है उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसी कारण हम नहीं शूट कर पाए, कल से हम दिन में करेंगे, ठीक है। चलिए क्या बोले कि थायमिन आर आल्सो कॉल्ड 5 मिथाइल यूरेसिल। देखिए सुनिए क्या बोल रहे हैं,
थायमीन, देखिए हम लोग साइटोसिन को पढ़ लिए, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, थायमीन पढ़ रहे हैं। देखिए इंफॉर्मेशन है बाबू तो ध्यान तो रखना पड़ेगा, ठीक है ना। थायमीन को हम लोग 5 मिथाइल यूरिसिल भी कहते हैं। मतलब ये है बाबू कि जो यूरिसिल है, क्या 3 है ना, साइटोसिन, थायमीन और यूरिसिल, तो जो यूरिसिल है उसके 5वें नंबर कार्बन पे अगर मिथाइल को जोड़ते हैं तो बन जाएगा थायमीन, और यूरिसिल के 5वें नंबर कार्बन से अगर मिथाइल को हटाते हैं तो बन जाता है फिर यूरिसिल, ठीक है। मतलब थायमीन का उदय कैसे हुआ, पहले यूरिसिल बना, ठीक है, उसके 5वें नंबर कार्बन पे, यानी कि 5वें नंबर कार्बन पे क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, तो क्या बन गया, ऐसे तो है ना, देखिए थायमीन, ठीक है ना, 5वें नंबर कार्बन पे क्या हुआ, CH3 जुड़ गया, ठीक है, थायमीन बन गया। अब ये थायमीन बन गया, देखिए पहले इसको जो हटा दिए, ये यूरिसिल है, हटा दिए, ये थायमीन बन गया। मतलब इसी को लेके कहा थायमीन और यूरिसिल में अंतर है, ठीक है। मतलब डिराइव बाय मिथाइलेशन ऑफ यूरिसिल एट द 5th नंबर कार्बन, देख साथ में लिख दिया कि थायमीन डिराइव कैसे हुआ, तो 5वें नंबर कार्बन पे क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप, मिथाइलेशन हुआ, मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड हुआ, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। यूरिसिल प्रेजेंट ऑनली ना, यूरिसिल कहाँ होता है, सिर्फ आरएनए में होता है, ठीक है। केमिकल इसका नाम क्या है, तो पिरामाइड 2,4,1H3H डायोन, या फिर इसका एक और नाम है 2-ऑक्सी-4-ऑक्सी पिरामाइड, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला क्या है, C4H4N2O2, ठीक है। और मॉलिक्यूलर वेट कितना है, तो 112 दशमलव यानी कि 0.086। और मिथाइलेशन ऑफ यूरिसिल गिव्स राइज टू थायमीन, साफ समझ गया। मिथाइलेशन ऑफ यूरिसिल मतलब जो यूरिसिल है, देखिए ये यूरिसिल है ना, इस पे मिथाइलेशन हुआ, मतलब 5वें नंबर, क्या बोले हम कि 5वें नंबर कार्बन पे क्या हुआ, मिथाइल जुड़ गया, तो क्या बन गया, थायमीन बन गया। और इससे ये हट गया, देखिए ये हट गया, ये अभी यूरिसिल है, इसके 5वें नंबर कार्बन पे क्या हुआ, मिथाइल जुड़ गया, तो क्या बन गया, थायमीन बन गया, वही लिखा हुआ है, यूरिसिल का स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा। जो यूरिसिल होता है वो भी क्या होता है, वो भी टोटोमेरिक शिफ्ट को शो कर देगा। टोटोमेरिक मतलब क्या, बदलाव, चेंज आएगा, हम लोग बात करेंगे इस पे आगे, ठीक है। द केटोमेरिक इज रेफर टू द लैक्टेज, देखिए जो यूरिसिल है वो भी क्या होता है, वो भी आपका टोटोमेरिक फॉर्म को शो करता है। लेकिन क्या बोले हम कि जो यूरिसिल है वो भी क्या होता है, यूरिसिल भी आपका टोटोमेरिक फॉर्म को शो करता है, ठीक है ना। तो मतलब द कीटो, जब सुनिए, जब यूरिसिल पे जब कीटो टोटोमेरिक, ऐसा हम बोले, सुनिए कंफ्यूजन मत कीजिए। देखिए हम क्या बोले, जो यूरिसिल है वो क्या होता है बाबू, तो वो टोटोमेरिक शिफ्ट को शो करता है। अब टोटोमेरिक शिफ्ट को शो करता है मतलब क्या, मतलब ये कि उसमें कुछ और भी परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। तो हम बोल ये रहे कि जब आपका यूरिसिल पे, सुनिए, जब यूरिसिल पे क्या होगा, कीटो ग्रुप अगर टोटोमर के फॉर्म पे होगा, यानी कि कीटो ग्रुप, अगर सुने क्या बोले, यूरिसिल पे अगर कीटो ग्रुप टोटोमर के फॉर्म पे होगा तो उसको हम लोग कहेंगे लैक्टम स्ट्रक्चर। और अगर इनोल ग्रुप होगा, अगर यही जैसे कि पहले कीटो ग्रुप था, देखिए सिंपल समझिए, यूरिसिल पे कीटो ग्रुप आएगा, उसको हम लोग कहेंगे लैक्टम स्ट्रक्चर। और अगर यूरिसिल पे इनोल ग्रुप आएगा, उसको हम लोग कहेंगे लैक्टिम स्ट्रक्चर, ठीक है, समझ गए, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि यूरिसिल का नाम हम लोग, यूरिसिल का उसके स्ट्रक्चर के बेस पे, उसके टोटोमर के बेस पे, कि उस पे कीटो ग्रुप है कि इनोल ग्रुप है, उसके बेस में उसको 2 नाम दे सकते हैं। अगर कीटो ग्रुप होगा लैक्टम, इनोल ग्रुप होगा तो लैक्टिम, ठीक है। The टोटोमेरिक फॉर्म्स एंड प्रीडोमिनेंट एट pH 1, जो टोटोमेरिक फॉर्म है वो क्या होता है, तो pH 7 पे प्रीडोमिनेंट की तरह काम करता है, ठीक है। बस इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। द लैक्टम स्ट्रक्चर इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म। देखिए हम क्या बोले, अभी यूरिसिल का 2 स्ट्रक्चर बन सकता है, 2 टोटोमेरिक फॉर्म हो सकता है, एक क्या होगा लैक्टिम, एक क्या होगा लैक्टम। तो लैक्टम जो है ना वो अधिक फेवरेबल होता है, यानी कि अधिक मात्रा में हमको क्या होता है, मोस्ट क्या हमको देखने को, मोस्ट कौन सा फॉर्म देखने को मिलता है, तो लैक्टम स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और ये यूरिसिल का इस्तेमाल हम लोग एंटी कैंसर ड्रग में इस्तेमाल, मतलब कि कैंसर के विरुद्ध इसका इस्तेमाल होता है। 5-फ्लोरो यूरिसिल इज एन मेडिसिन, क्या बोले, 5-फ्लोरो यूरिसिल इज एन मेडिसिन व्हिच इज यूज्ड इन एंटी कैंसर ड्रग्स, ठीक है। सोचिए कहाँ से कहाँ इन्फॉर्मेशन जुड़ जाता है ना। चलिए अब वो बात करते हैं एक्स्ट्रा स्टॉक फॉर एम्स का कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक की बात करते हैं। देखिए जेंथिनीन एंड हाइपोजेंथिन, सुनिए क्या बोले, जेंथिन एंड हाइपोजेंथिन आर द म्यूटेटेड फॉर्म ऑफ ग्वानिन एंड एडेनिन। देखिए अभी हम ग्वानिन की बात किए थे, अभी हम एडेनिन की बात किए थे। अगर सुनिए क्या बोले हम कि ये आपका एडेनिन है, समझिए एडेनिन है, और ये आपका ग्वानिन है, क्या है, ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। अगर एडेनिन में क्या बोले हम कि अगर एडेनिन में कोई म्यूटेशन आ जाए, क्या बोले हम,
एडेनिन में कोई म्यूटेशन, देखिए म्यूटेशन मतलब क्या होता है, तुरंत परिवर्तन हो जाना, कोई बदलाव आ जाना, जिनके लेवल पे कोई बदलाव आ जाना, म्यूटेशन, म्यूटेटेड, ठीक है। तो क्या बोले कि अगर एडेनिन में कोई बदलाव आ जाए, ठीक है ना, मतलब कोई अचानक चेंजिंग आ जाए, ठीक है, तो उसको तो एडेनिन क्या बन जाता है, एडेनिन को हम लोग कहते हैं, तो तब एडेनिन क्या बन जाता है, हाइपोजेंथिन। अगर ग्वानिन में आ जाए तो उसको तो बन जाता है जेंथिन, जेंथिन, ठीक है, जेडएन तेज आएंगे। देखिए क्या बोले हम, समझ में आया। देखिए हम बोले ये बाबू एडेनिन है, ग्वानिन है, अपना आराम से काम कर रहा है, डीएनए के अंदर है, आरएनए के अंदर है, काम कर रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स आरएनए दोनों में होता है, दोनों अपना दोनों जगह काम कर रहा है। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि किसी भी उसमें कुछ बदलाव आ गया। क्या हुआ, बदलाव, कैसे बदलाव, आप देखिए सर बदलाव कैसे आ गया, तो उसके पीछे म्यूटेशन कैसे भी हो सकता है, किसी कारणवश म्यूटेशन हो सकता है। तो किसी कारणवश क्या हुआ, जो आपका एडेनिन और ग्वानिन में म्यूटेशन आ गया, मतलब अचानक कुछ परिवर्तन आ गया, ठीक है, तो ये एडेनिन जो है वो हाइपोजेंथिन बन जाएगा और ग्वानिन क्या बन जाएगा, जेंथिन बन जाएगा, ठीक है। और बदलाव होगा कैसे, तो जो इसके पास क्या ड्यू टू म्यूटोजेनिक एजेंट देयर इज एन रिप्लेसमेंट ऑफ NH2 ग्रुप विद इट। देखिए तो अब हम लोग देखे थे ना, एडेनिन और ग्वानिन दोनों के पास NH2 ग्रुप था, वो NH2 ग्रुप हटेगा और उसके जगह पे OH ग्रुप जुड़ जाएगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, उसमें बदलाव आता है। अब आता है न्यूक्लियोसाइड पे, ठीक है। मतलब क्या होगा, पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ गया, न्यूक्लियोसाइड। द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड द पेंटोस शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। क्या बोले हम कि देखिए अब आ गया कहां कहां जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, क्या बोले कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोस शुगर है ना, जुड़ेगा ऐसे, और भी होगा इसमें, हाँ ऐसा ऐसा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप अगर राइबोज है, यहाँ पे H डाल, सॉरी हाँ यहाँ पे H डाल दीजिए, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, राइबोज बना रहे हैं ना, यहाँ पे OH, फिर यहाँ पे H और यहाँ पे H, ठीक है। क्या हुआ, आप देखिए ये A क्यों लिखे बाबू, ये दिख रहा है आपको A है, A क्यों लिखे, एडेनिन जुड़ा हुआ है, OH हट गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हट गया, तभी तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, ठीक है। अब सुनिए क्या लिखा हुआ है, द नाइट्रोजन बेस कंबाइन विथ द C1 ऑफ पेंटोस शुगर बाय फॉर्मिंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोले कि जो नाइट्रोजन बेस होता है वो क्या होता है, हमें बताया था स्टार्टिंग में, बताते हैं कि कार्बन नंबर 1 पे, ये भैया ये नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, जो 1 2 3 4 भूले होंगे ना, ये चैप्टर पढ़ने का तो उनको याद हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो भूले नहीं होंगे, ऐसे बोले थे। देखिए क्या बोले हम कि हम तुरंत बोल लेते हैं कि जो आपका नाइट्रोजन बेस होता है, क्या बोले हम, जो आपका नाइट्रोजन बेस यानी कि कोई भी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ठीक है ना, यूरिसिल और थाइमिन, वो कहाँ जुड़ेगा, तो बाबू तो वो कार्बन नंबर 1 पे जुड़ता है, जुड़ रहा है ना। देखिए ये एडेनिन है, कहाँ जुड़ा, कार्बन नंबर 1 पे जुड़ा, और कैसे जुड़ा, तो CNC बॉन्ड बनाया, क्या कौन सा बॉन्ड बनाया, CNC, और CNC और C बॉन्ड को क्या कहते हैं हम लोग, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, है ना। प्यूरिन ऑलवेज ज्वाइन with their H9 position while pyramid always join with their N3 position। क्या कह रहा है कि प्यूरिन जो होता है, मतलब ये तो मैं देख लिया कि पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 1 पे जुड़ता है, ये तो देखे ना, लेकिन पेंटोस शुगर का हम लोग देखें कार्बन नंबर 1 पे जुड़ता है, भैया एडेनिन जो है वो भी तो एक स्ट्रक्चर है, तो उसका कौन हिस्सा आके जुड़ता है, तो जो प्यूरिन्स होता है, मतलब एडेनिन और ग्वानिन, वो हमेशा कार्बन में जो 9 नंबर कार्बन हम लोग थे ना कि प्यूरिन्स में क्या होता है, 9 नंबर पे एक नाइट्रोजन होता है, तो वही 9 नंबर पर नाइट्रोजन जुड़ता है कार्बन 1 से, और पिरामिड जो होता है वो N3 से जुड़ता है। समझे क्या बोले हम, देखिए कंफ्यूजन नहीं कीजिए, देखिए क्या बोले हम बोलो बाबू ये रहे कि देखिए प्यूरिन्स, क्या बोले हम, प्यूरिन, ठीक है, पेंटो, देखिए हम लोग बोलते हैं पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 1 पे जुड़ता है, क्या, नाइट्रोजन बेस। तो भैया नाइट्रोजन बेस का भी तो कोई स्ट्रक्चर होगा ना जिस पे आके जुड़ता होगा, मान लीजिए कि ये ऐसे जुड़ा हुआ है भैया, तो ये वाले मार्कर का ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये वाला मार्कर का ये वाला हिस्सा जुड़ा हुआ है, कि जुड़ेगा दोनों साथ ही ना, तो भाई इसका भी कोई पार्ट होगा, इसका भी कोई पार्ट होगा, तो हम लोग देखेंगे कि पेंटोस शुगर कार्बन नंबर 1 से जुड़ता है, लेकिन नाइट्रोजन बेस का किस पार्ट से जुड़ता है, तो जो प्यूरिन्स होता है यानी कि एडेनिन और ग्वानिन, वो नाइट्रोजन नंबर 9 से जुड़ता है, और जो पिरामिड्स होता है वो नाइट्रोजन नंबर 3 से जुड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन बेस प्लस पेंटोस शुगर,
एडेनिन में जुड़ेगा राइबोस तो क्या बनेगा एडिनोसाइन, एडेनिन में ग्वानिन में जुड़ेगा राइबोस तो क्या बनेगा ग्वानोसाइन, एडेनिन में सॉरी यूरिन में यूरिसिल में जुड़ेगा राइबोस तो क्या बनेगा यूरिडाइन, और साइटोसिन में जुड़ेगा राइबोस तो क्या बनेगा साइटोडाइन। ठीक है, क्या बोले हम, कुछ नहीं बोले बाबू, एक सिंपल राइबोस में जुड़ा एडेनिन, नाम क्या कहेंगे इसको हम एडिनोसाइन, है ना। ग्वानिन में जुड़ेगा राइबोस, ग्वानिन में जुड़ेगा राइबोस क्या कहेंगे ग्वानोसाइन, यूरिसिल में जुड़ेगा राइबोस क्या कहेंगे यूरोसाइन, वही तो बता रहे हैं। ठीक है, यूरिडाइन सॉरी। डीऑक्सी की बात करें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स की बात करें तो डीओऑक्सी राइबोस में जुड़ेगा एडेनिन तो इसको हम लोग कहेंगे बाबू डीओऑक्सी, डीओऑक्सी मतलब क्या बोले हम कि डीओऑक्सी राइबोस में क्या जुड़ेगा एडेनिन जुड़ेगा तो क्या बनेगा तो डीओऑक्सी एडिनोसाइन, ग्वानिन में जुड़ेगा तो डीओऑक्सी ग्वानोसाइन, थायमिन में जुड़ेगा डीओऑक्सी थायमिडाइन, और साइटोसिन में जुड़ेगा तो क्या बनेगा डीऑक्सी साइटोडिन। ठीक है सर, चार ही बता, एक का नाम कहाँ गया, चार ही एक ऐसे एग्जांपल लिखे। ठीक है, अब बात करें न्यूक्लियोटाइड्स पे, तो न्यूक्लियोटाइड्स आर फॉस्फेट एसिड स्टर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, हमको पता है क्या होता है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या कि भैया ये हो गया पेंटोस शुगर, ये हो गया पेंटोस शुगर, यहाँ पे जुड़ गया है कौन नाइट्रोजन बेस, और अब क्या होगा, अब इसमें जुड़ना है किसको फॉस्फेट को, किसको जुड़ना है बाबू फॉस्फेट को। अब फॉस्फेट कहाँ जुड़ेगा, ठीक है तभी तो बनेगा, मतलब फॉस्फोराइलेशन जो होता है मतलब एडिंग ऑफ फॉस्फेट, वही तो न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करता है ना। चलिए, तो न्यूक्लियोटाइड्स प्लस फॉस्फेट, देखिए ये अभी क्या है, ये क्या है अभी पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इसको हम लोग क्या कहेंगे न्यूक्लियोसाइड्स। इसमें क्या होगा फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या बनेगा न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा। अब सुनिए कहाँ जुड़ सकता है, अभी हम बताए थे। द फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन विथ कार्बन 5 और कार्बन 3 ऑफ डीऑक्सीराइबोस, मतलब जो डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है ना उसमें कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 5 पे जुड़ सकता है। कार्बन नंबर 2 पे क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे OH नहीं है। कार्बन नंबर 4 पे क्यों नहीं, क्योंकि वहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप ही नहीं है। कार्बन नंबर 1 पे क्यों नहीं, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस जुड़ चुका है। तो जैसे कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और यहाँ एक 5 हो गया। तो ये आपका, ये मान लीजिए ये आपका डीऑक्सीराइबोस है, क्या है ये डीऑक्सीराइबोस है। तो डीऑक्सीराइबोस में जब फॉस्फेट जुड़ेगा तो कहाँ जुड़ सकता है, तो C3 पे और C5 पे, C3 पे और C5 पे। C4 पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है। C3 पे क्यों, C2 पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ भी हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है। और C1 पे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बेस आके जुड़ चुका है, नाइट्रोजन बेस आके जुड़ चुका है। प्यूरिन्स N9 को लेके जुड़ा है, पिरामाइड्स N3 को लेके जुड़ा है ना। और राइबोस में क्या होगा, ये तो राइबोस में क्या होगा C2 पे, C3 पे और C5 पे जुड़ सकता है, क्योंकि C1 तो भर चुका है, C4 पे है ही नहीं, बचा कहाँ तीन गो बचा, C2 C3 कहीं भी जुड़ सकता है। ज्यादा चांस C5 पे, उस नहीं रहा तो C3 पे, उसके बाद नहीं रहा तो C2 पे। ठीक है, और जुड़ेगा तो क्या होगा हाइड्रोक्सी ग्रुप बाहर निकलेगा। ठीक है, द फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन विद द C5 C3 और C2 ऑफ राइबोस, साफ लिख दिया। द फॉस्फेट ग्रुप ज्वाइन विद दैट C ऑफ पेंटोस व्हिच हैज, अब देखिए ये भी लिख दिया कि फॉस्फेट ग्रुप वहीं जुड़ेगा पेंटोस शुगर का जहां पे OH ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। ठीक है, अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या बन जाएगा, तो मतलब फॉस्फेट जुड़ गया, अब तो पहले न्यूक्लियोटाइड्स था, अब फॉस्फेट जुड़ गया, तो क्या इसका नाम क्या कहिएगा एडिनाइलिक एसिड। अब एसिड क्यों आ गया बाबू इसमें, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ चुका है, इसलिए एसिड बन गया। ठीक है ना, तो अगर मतलब यहाँ पे एडेनिन है, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट जुड़ा तो क्या कहेंगे इसको एडिनाइलिक एसिड AMP। ठीक है ना, इसको हम लोग एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट भी कह सकते हैं, एक जुड़ता है ना मोनोफॉस्फेट। ठीक है ना, यहाँ पे आप ग्वानिन को डाल दीजिए, ग्वानिन पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, क्या कहेंगे हम लोग ग्वानिलाइक एसिड, इसको हम लोग GMP भी कह सकते हैं, है ना, ग्वानिनाइन मोनोफॉस्फेट, एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। और फिर अगर यहाँ पे साइटोसिन जुड़ेगा तो क्या होगा साइटोसिन पेंटोस शुगर फॉस्फेट। ठीक है ना, क्या कहेंगे हम लोग साइटिडाइलिक एसिड कहेंगे। अगर यूरिसिल जुड़ेगा यहाँ पे, यूरिसिल पेंटोस शुगर और फॉस्फेट, क्या कहेंगे हम लोग इसको कहेंगे यूरिडाइलिक एसिड।
उसके बाद डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, अब डीऑक्सी में, अब डीऑक्सी ये तो ये किसका हो गया, देखिए डीऑक्सी में जुड़ेगा तो नाम अलग होगा, राइबोस में जुड़ेगा मतलब डीऑक्सीराइबोस में जुड़ेगा तो नाम अलग होगा, राइबोस में जुड़ेगा तो नाम अलग होगा, है ना। डीऑक्सीराइबोस में क्या होगा, डीऑक्सी एडिनालिक एसिड, है ना, डीऑक्सी गुनालिक एसिड, डीऑक्सी साइक्लिक एसिड और डीऑक्सी थाइमिलिक एसिड, तो सिंपल नाम है, ठीक है ना। मतलब पेंटोस शुगर था, पेंटोस शुगर मतलब क्या, राइबोस था, अब यहाँ पे डीऑक्सीराइबोस हो जाएगा, है ना, वही रहेगा एडेनिन डीऑक्सीराइबोस और फॉस्फेट। अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आरएनए, आरएनए को बनाने वाला कौन, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, और डीएनए को बनाने वाला कौन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। देखिए इसके बाद स्ट्रक्चर बना हुआ है वो क्या है बाबू, तो वो एक आपका न्यूक्लियोटाइड्स है। एक मिनट, मोबाइल प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, पता नहीं, मतलब वीडियो शूट करते हुए आधे में कट जाता है, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है, इसलिए देखने के। चलिए कोई, देखिए क्या बोले हम कि देखिए समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, मजा आ रहा है पक्का, जल्दी से मुंडी लाइए, हाँ या ना, हाँ ठीक है ना, ना नहीं बोलेगा मेरा कमांडर। चलिए अब देखिए एक न्यूक्लियोटाइड्स क्या क्या है बाबू, इसमें एक नाइट्रोजन बेस है, एक आपका शुगर है और एक आपका फॉस्फेट ग्रुप है। हम यहाँ बना के दिखा दें, चलिए दिखा देते हैं, देख लीजिए, ऐसा है ना। 1 नंबर कार्बन से कौन जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, 1 नंबर कार्बन से, ये पेंटोस शुगर हो गया, ये शुगर हो गया ना, ये शुगर। कार्बन नंबर से कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन बेस, और नाइट्रोजन बेस अपने किस हिस्से से जुड़ेंगे, तो अगर प्यूरिन्स होंगे तो 9 नंबर नाइट्रोजन से जुड़ेंगे, अगर मतलब ये समझ, मतलब सिंपल ये समझ लीजिए कि पेंटोस शुगर में जब भी नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो वो एन ग्रुप को लेके जुड़ता है, चाहे N9 हो चाहे N3 हो, ठीक है। तो ये कैसा होगा, ये ऐसा होगा, देखिए इसको बनाते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पे N है, इस जगह N है, यहाँ पे N है, यहाँ पे देखिए N से जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है ना N से, ठीक है। यहाँ पे H होगा, है ना, हाइड्रोक्सी ग्रुप हटा, यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप हटा तो क्या हुआ, ये जुड़ा, ठीक है। इसका पूरा स्ट्रक्चर ये है, अब तो बना ही होगा ना, फिर मैं बना देते ऐसे ही, ठीक है, रफली बना देते। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे H है ना। अब यहाँ पे क्या होगा बाबू, तो यहाँ पे आके जुड़ेगा आपका एक फॉस्फेट ग्रुप, और फॉस्फेट एक से अधिक भी बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि फॉस्फेट के पास 3- होता है, वो बात करेंगे हम लोग आगे, ठीक है। देखिए ये बाबू एक फॉस्फेट ग्रुप, ये एक पेंटोस शुगर, और ये एक क्या है, ये नाइट्रोजन बेस। अब ये तीनों मिलेगा तब जाके बनता है एक न्यूक्लियोटाइड्स, क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स, समझ गए, ठीक है। कहां से जुड़ रहा है, कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजन बेस N ग्रुप से, N नंबर 9 से जुड़ रहा है ये, क्योंकि एमीन ये आपका प्यूरिन्स है, ठीक है ना। और ये क्या है, कार्बन नंबर 5, मतलब कार्बन का नंबरिंग कर दें, देख लीजिए 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 5 से फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप। चलिए अब देखिए डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, अभी तो हम स्टार्टिंग में बनाए थे, ये ना किए थे, ये ना किए थे, क्या किए थे, मतलब देखिए इसको बना देते एक बार, देखिए देखिए आप लोग जब स्ट्रक्चर बनाए तो आप लोग भी देख के चले, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बस हम बनाए और आप लोग नहीं बनाइए, हम बनाए तो आप लोग को बनाना है, सर बना चुके हैं कॉपी में, फिर भी बनाना है, हम बना रहे तो नहीं, हम भी तो कॉपी में बनाए हुए हैं, हम कौन सा कॉपी में नहीं बनाए, हम भी तो बनाए हुए हैं, आप भी लोग बनाइए, फिर से याद हो जाएगा ना, 12 बनाएगा तो याद हो जाएगा। और सब लोग एक्सेप्टेड क्वेश्चन है, ये सब स्ट्रक्चर बना के पूछ देता है, बायो में पूछता है, केमिस्ट्री में तो ये सब पूछता है, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे डायरेक्ट ए लिख देते हैं ना, ए मतलब एडेनिन जुड़ गया, ठीक है, ठीक है। दूसरा एक और फॉस्फेट बनाते हैं,
ठीक है, यहाँ पे H और यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं G, ठीक है ना, ग्वानिन, तो दोनों DNA में दोनों में होता है, ठीक है ना। चलिए इसका H को भर दीजिए, H H OH H, यहाँ तो O जुड़ गया, इसमें तो O जुड़ गया ना यहाँ पे, क्योंकि हम क्या दिखा रहे हैं DNA का, इसलिए यहाँ पे H ही होगा ना 2 नंबर पे, ठीक है। H H यहाँ पे OH फिर H फिर यहाँ पे H तो नहीं, चलिए देखिए अब क्या हुआ, ऐसे ये इससे नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे H होगा ही ना, ये गड़बड़ जगह बन गया, ठीक है ना। ये 3rd नंबर पे होता है, ये 3rd नंबर पे जुड़ता है, 3 नंबर है ना, इस पे जुड़ता है। देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर तो टेढ़ा कर देता है, ठीक है ना, समझ लीजिएगा आप लोग, हम सही सीधा चीज़ तो बना के भेजे ही हैं ऐसे, ठीक है ना। CH2 O P फिर क्या होगा यहाँ से O, ठीक है। चलिए अब ये बाबू क्या है, ये P है, ठीक है ना। ये क्या है बाबू, देखिए ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स होगा, है कि नहीं, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन बेस है, पेंटोस शुगर है, फॉस्फेट ग्रुप है, क्या एक न्यूक्लियोटाइड्स है, ये एक न्यूक्लियोटाइड्स है ना। दोनों को जुड़ना है, कैसे जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, देखिए एक फॉस्फेट पहले जुड़ेगा अपने का, जो देखिए ये फॉस्फेट इसके लिए, ये फॉस्फेट इसके लिए है, ये इसका फॉस्फेट है, तो ये अपने मतलब ये अपने ग्रुप से जुड़ेगा, मतलब अपना पेंटोस शुगर से जुड़ेगा, 5 नंबर कार्बन से जुड़ रहा है ना। और ऊपर वाले देखिए, ऊपर वाले से 3 नंबर से, नीचे वाले से 5 नंबर से, ऊपर वाले से 3 नंबर से जुड़ रहा है, नीचे वाले से 5 नंबर से जुड़ रहा है, मतलब शुगर के बीच में बॉन्डिंग हो रहा है, मतलब ईस्टर बॉन्ड, फॉस्फोरस बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब फॉस्फोरस, और 2 के बीच में बॉन्डिंग कर रहा है, मतलब डाई, ठीक है ना। याद रखिएगा, बार बार हम बता दें इसलिए, ठीक है ना। क्या होगा, इसको लोग क्या कहेंगे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, क्या बात है ये, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और यही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बाबू पूरा का पूरा डीएनए का निर्माण होता है। ये डीएनए बन रहा है, ये डीएनए का एक थ्रेड बना है, नीचे और फिर जुड़ेगा, और फिर जिससे ऊपर जुड़ते रहेगा, है ना, और सब क्या जुड़ेगा। तो एक फॉस्फोरस अपना, सुनिए अपना मतलब क्या, देखिए इसका ये है फॉस्फोरस, एक न्यूक्लियोटाइड्स, इसका ये है फॉस्फोरस एक न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसका अपना से जुड़ेगा 5 नंबर से, और दूसरे जुड़ेगा किससे, 3 नंबर से, ठीक है, समझ गए। ये डीएनए बनता है, हम कहते हैं ना कल की डीएनए की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अब सम स्पेशल न्यूक्लियोटाइड को देखते हैं। नाम सुने आप लोग, साइक्लिक एएमपी, सेकंड मैसेंजर ऑफ सेल, फर्स्ट क्या है हार्मोन, सेकंड क्या है CAMP, ठीक है। देखिए साइक्लिन एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये भी वही चीज है, मतलब जो साइक्लिक एएमपी है ना, वो भी एडिनोसाइन से ही बनता है, ठीक है, नाइट्रोजन बेस से ही बनता है। देखिए डिस्कवर्ड बाय EMS स्विट्जरलैंड 1956 में पहली बार, देखिए क्या लिखा है, CAMP, साइक्लिक क्या है, साइक्लिक एएमपी है ना, साइक्लिक A मतलब एडिनोसाइन, M मतलब मोनो, P मतलब फॉस्फेट, है ना। पहली बार कौन बताए थे इसके बारे में, तो EMS स्विट्जरलैंड 1956 में बताए थे, इसके इनको 1970 में नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। और ही इट इज फ्रॉम, देखिए अब जो साइक्लिक एएमपी वो बनता कैसे, तो बनता है बाबू ATP के फॉर्मेशन से, ATP उसको बनाता है, ठीक है। और उसको बनाने के लिए क्या होता है, तो एक एंजाइम होता है एडिनाइलेट साइक्लेज, क्या एंजाइम का नाम क्या है, एडिनाइलेट साइक्लेज, वो एंजाइम जब ATP पे क्रिया करता है तो उससे क्या होता है, साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन इनर, और ये एंजाइम कहाँ होता है, तो इनर मेम्ब्रेन। देखिए अब समझ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू, देखिए हम लोग देखिए न्यूक्लियोटाइड्स मतलब क्या होता है, पेंटोस शुगर होगा, एक नाइट्रोजन बेस होगा, फॉस्फेट होगा, तो जो आपका एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, नाम ही है एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, मतलब फॉस्फेट भी एडिनोसाइन भी है। अब एडिनोसाइन और फॉस्फेट दोनों है, मतलब कहीं ना कहीं इसको शुगर जोड़ के रखा होगा, क्योंकि शुगर से दोनों को जोड़ता है, मतलब ये भी न्यूक्लियोटाइड्स ही है, और स्पेशल तरह का न्यूक्लियोटाइड से ही है। कहाँ पाया जाता है, सेल के अंदर, क्या करता है, तो हार्मोन जो मैसेज, कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो कि खबर को मेम्ब्रेन तक छोड़ते हैं, उससे खबर को लेके जाता है डीएनए तक, है ना, न्यूक्लियस तक, डीएनए तक। दिस एंजाइम इज प्रेजेंट, हो गया। द साइक्लिक एएमपी इज आल्सो सेकेंडरी मैसेंजर ऑफ सेल, इसको सेकेंडरी मैसेंजर हम लोग कहते हैं, ठीक है। और जीएमपी, ये देखिए एएमपी मतलब एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, वो क्या करता है, काम को प्रोसीड करवाता है, लेकिन जीएमपी गुआनोसाइन मोनोफॉस्फेट, वो इसका काम को अपोज करता है, मतलब अपोज करने का काम करता है। CMP इज इंपॉर्टेंट फॉर हार्मोन, देखिए और CMP क्या है, तो हार्मोनल फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और इस कभी कभी हम लोग क्या देखने को मिला है कि सीएमपी, अगर सीएमपी क्या है, सेकेंडरी मैसेंजर है, उसके जगह पे कभी कभी क्या होता है कि आपका ये भी काम करता है, मतलब कैल्शियम भी इसका काम करता है, बस कैल्शियम भी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, ठीक है। अब आते हैं बात करते हैं हायर न्यूक्लियोटाइड्स पे। देखिए हायर न्यूक्लियोटाइड्स मतलब हायर न्यूक्लियोटाइड्स मतलब ये एक न्यूक्लियोटाइड्स है, और न्यूक्लियोटाइड्स कब बना था? जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा था। उससे पहले क्या था? उससे पहले तो न्यूक्लियोसाइड था, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो न्यूक्लियोटाइड्स बना। अब हायर न्यूक्लियोटाइड्स करने का मतलब क्या कि एक से अधिक फॉस्फेट जुड़ेगा उसमें, तब उसको कहेंगे हम लोग हायर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। देखिए these are those nucleotides which have more than one phosphate group। साफ साफ बात है कि देखिए ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स कब बना था? देखिए यहां पे नाइट्रोजन बेस एडेनिन और यहाँ पे पेंटोस सुगर, ये क्या था? ये था आपका न्यूक्लियोसाइड। जब इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो क्या बना? न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा तो न्यूक्लियोटाइड्स बना था, अगर एक से अधिक जुड़ेगा तो उसको हम लोग कहेंगे हायर न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। वही तो लिखा हुआ है ऑल फ्री हायर न्यूक्लियोटाइड्स है। देखिए अब देखिए जितना भी फ्री हायर न्यूक्लियोटाइड मतलब हम लोग कहें ना कि एक फॉस्फेट और जुड़ेगा, एक फॉस्फेट और जुड़ेगा तो ये उसी में जुड़ेगा जो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स होगा। मतलब ये क्या है? ये आपका डीऑक्सी है ना, तो डीऑक्सी वजह से देखिए ये आपका डीऑक्सी है ना, डीएनए बनाया डीऑक्सी है ये, तो ये डीऑक्सी है, तो इससे क्या होगा? बस एक ही फॉस्फेट जुड़ेगा, उससे अधिक नहीं जुड़ सकता है। लेकिन जो राइबोस शुगर है उससे एक से अधिक फॉस्फेट जुड़ सकता है, ठीक है। नेवर डीऑक्सी मतलब डीऑक्सी राइबोस, समझे क्या बोले? देखिए हम बोल बाबू ये रहे हैं कि देखिए एक पेंटोस शुगर हो गया, एक पेंटोस शुगर हो गया है ना, ये पेंटोस शुगर है। अब देखिए इसमें तो ये क्या है आपका कोई भी नाइट्रोजन बेस है। अब देखिए इसमें क्या है कि एक क्या होगा, इसमें फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, बस पी लिख के दर्शाते हैं। एक क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब क्या है दोस्तों, इसमें क्या होगा? एक फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब देखिए एक फॉस्फेट ग्रुप है तो ये क्या कहलाएगा बाबू? ये इधर से उधर नहीं होगा, ठीक है। तो का लाइट लाने की व्यवस्था लगवा रहा है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि एक फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या है? तो डीऑक्सी है। अगर इसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, मतलब अगर ये हायर न्यूक्लियोटाइड्स होगा तो ये कभी भी डीऑक्सी के साथ नहीं जुड़ सकता है। वो जब राइबोस शुगर होगा तभी उसमें एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ सकता है, ठीक है। इसलिए कहा गया कि नेवर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। एग्जांपल क्या हुआ? एटीपी, एडीपी, जीटीपी, जीडीपी, यूटीपी, यूडीपी, यूटीपी, सीटीपी और सीडीपी, ये सब आपका क्या है? तो आपका हायर न्यूक्लियोटाइड्स। हाई देखिए हायर मतलब क्या हो गया? एक से अधिक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा, ठीक है। और सबसे अच्छा एग्जांपल एटीपी है इसका, और एटीपी हम लोग का जाना है पहले, तो हम उसको एटीपी को पढ़ लेते हैं। देखिए एटीपी डिराइव फ्रॉम जर्मन साइंटिस्ट के लोहेमान, ठीक है ना। इसको पहली बार खोजे कौन थे? तो एक जर्मन साइंटिस्ट, उनका नाम था के लोहेमान, उसको खोज किए थे, ठीक है ना। लिपमैन फादर ऑफ एटीपी साइकिल, ठीक है। लिपमैन को फादर ऑफ एटीपी साइकिल कहते हैं कि एटीपी का कैसे काम करता है उसको बताए थे लिपमैन, ठीक है। एटीपी इज कंसीडर्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल, इट प्रेजेंट इन ऑल थ्री टाइप। देखिए एक मिनट, हड़बड़ी नहीं करने का है ना, समझना अच्छे से। देखिए अच्छा हम कुछ कर भी नहीं रहे। देखिए क्या बोल रहे थे हम? एटीपी एडिनोसाइन मतलब फॉस्फेट ग्रुप, ट्राइफॉस्फेट। अब एडिनोसाइन और फॉस्फेट एक ही साथ है ना, और एडिनोसाइन और फॉस्फेट को जोड़ेगा कौन? पेंटोस शुगर, मतलब ये भी एक न्यूक्लियोटाइड सी है। क्योंकि जहां पेंटोस शुगर होगा, जहां पे नाइट्रोजन, जहां पेंटोस शुगर होगा, जहां पे नाइट्रोजन बेस होगा और जहां पे फॉस्फेट होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, है कि नहीं? जहां पे पेंटोस शुगर होगा, जहां पे नाइट्रोजन बेस होगा और जहां पे फॉस्फेट होगा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड्स, कहलाएगा ना। यहां भी हमको दिख रहा है, मतलब ये भी न्यूक्लियोटाइड्स है। तो सर इसका एटीपी क्यों? क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट नहीं बल्कि 3 फॉस्फेट जुड़ा रहता है, इसलिए एटीपी हो गया, है ना। समझ गए? इसके बाद केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? C10H16N5O3P3। और केमिकल नेम ऑफ एटीपी सुनिएगा तो हाथ पांव कपने लगेगा। देखिए क्या है? 1,5,16 एमिनोपुरीन 9-अल-3,4 डाइहाइड्रोक्सी ऑक्सीगैलेन 2YL मिथॉक्सी हाइड्रोक्सी फॉस्फोराइल ऑक्सी हाइड्रोक्सी फॉस्फोराइल ऑक्सी फॉस्फोनिक एसिड। ये नहीं याद करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है इसको, ठीक है ना। बस पता होना चाहिए हमको। ये क्या है? ये नाम है किसका? एटीपी का। देखिए एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये तो उसका कॉमन नेम हो गया। केमिकल नेम इसका क्या है?
अगर ये एटीपी को अगर आप केमिस्ट्री में लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा, कैसे लिखिएगा 516 एमिनोपुरीन 9 वाइल 3,4 डाइहाइड्रोक्सी ऑक्सीगैलेंट 2 वाइल मिथॉक्सी हाइड्रोक्सी फॉस्फोराइलेल ऑक्सी हाइड्रोक्सी फॉस्फोराइलेल ऑक्सी फॉस्फोनिक एसिड। बस बता दिए, याद रखना कोई विशेष जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, आपको ये समझ आया, न्यूक्लियोटाइड समझ में आया, लेकिन न्यूक्लियोटाइड से हम लोग एटीपी पे क्यों आ गए ये भी समझ में आया, बिकॉज एटीपी इज ऑल्सो एन न्यूक्लियोटाइड्स बट हायर न्यूक्लियोटाइड्स। वो हायर न्यूक्लियोटाइड क्यों, क्योंकि उसमें एक से अधिक एटीपी जुड़ा होता है, सॉरी एक से अधिक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या है, ठीक है, समझिएगा क्या बना रहे हैं हम। ये क्या है, पेंटोस शुगर, यहाँ पे एक एडेनिन जोड़ दिए हम, ठीक है। एडेनिन हम लोग एटीपी की बात कर एडेनिन जोड़ दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा बाबू, ये CH2 है, इससे क्या होगा 5 नंबर कार्बन से क्या होगा, फॉस्फेट जुड़ेगा, फॉस्फेट जुड़ेगा, ऐसा जुड़ेगा ना फॉस्फेट, ये एक फॉस्फेट जुड़ गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, ये सिंपल कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड्स। लेकिन इसमें अगर हम एक और फॉस्फेट को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे, है ना, ठीक है, ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे, है ना। इसमें अगर एक हमको और फॉस्फेट जोड़ना है तो हम देखिए ऊपर जगह ने हम नीचे जोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, हाँ रहने दीजिए इसको, P फिर डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। मतलब क्या देखिए, ये क्या है आपका एडिनोस, सॉरी ये क्या है आपका एडिनाइन, ये क्या है पेंटोस शुगर, मतलब ये बना न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड, इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा बन गया न्यूक्लियोटाइड्स, लेकिन दो और जुड़ गया मतलब ट्राइफॉस्फेट। मतलब देखिए जो देखिए समझने के लिए मान लीजिए ना कि ये पहला वाला है, ठीक है ना, ये पहला वाला है। देखिए जो सुनिए क्या बोल रहे हैं, समझिएगा बात को क्या बोल रहे हैं। हम लोग कहते हैं ना एटीपी के पास एनर्जी होता है, हाई एनर्जी होता है, कैसे कहां से आता है ये हाई एनर्जी, समझिए कहां से आता है हाई एनर्जी। ये आपका पेंटोस शुगर है, ये आपका नाइट्रोजन बेस है, इससे एक फॉस्फेट जुड़ा, जब एक न्यूक्लियोसाइड से जब एक फॉस्फेट जुड़ता है तो वो सिंपल बॉन्ड से जुड़ता है, नॉर्मल बॉन्ड से जुड़ता है। लेकिन जब दूसरा फॉस्फेट जुड़ेगा तो उसमें एनर्जी अधिक होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़ता है वो। जब तीसरा जुड़ेगा तो उससे वो हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़ेगा। हम लोग बात करेंगे कितना एनर्जी उसके पास होता है। मतलब देखिए ये वाला हो गया इसका सिंपल बॉन्ड जुड़ा है, लेकिन दूसरा जब जुड़ा यहाँ पे हाई एनर्जी होगा, तीसरा जुड़ा यहाँ भी हाई एनर्जी होगा, दूसरा के पास जो एनर्जी होगा उससे अधिक एनर्जी होगा तीसरा के पास, ठीक है। दिख रहा है आपको, देखिए एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो कहेंगे एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जब दो फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या कहेंगे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एडीपी हम लोग पढ़े हुए एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। उसमें एक देखिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में कितना हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और ये क्वेश्चन बाबू बायो का नहीं है, केमिस्ट्री का, ठीक है। आपको मैं बता था ना इसका क्या कहते हैं थाइमीन ग्वानिन का केमिकल फार्मूला केमिस्ट्री के पोर्शन में पूछा हुआ था। एम्स थाइमीन वगैरह दे दिया, 3 दे दिया 4 दे दिया, ठीक है ना। थाइमीन दिया था, एडेनिन दिया था, यूरोसिल दिया था, साइटोसिन दिया था, और इधर सारा केमिकल फार्मूला दे दिया, मैच द फॉलोइंग करने के लिए दे दिया एम्स और कहाँ पे केमिस्ट्री के पोर्शन में, बायो में नहीं पूछा था, ठीक है। ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि एटीपी में कितना हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। तो एटीपी में एक तो फॉस्फेट है नॉर्मल बॉन्ड से जुड़ता है, लेकिन 2 हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़ता है। एडीपी में कितना एनर्जी बॉन्ड होता है, तो 1 हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, ठीक है। इन लिखिए तो 2 होगा तो क्या होगा एएमपी, मतलब 1 होगा तो एएमपी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, 2 होगा तो एडीपी, और 3 होगा तो एटीपी, ठीक है। अब देखिए इन एटीपी देयर आर 3 फॉस्फेट द फर्स्ट, देखिए अब याद रखिएगा, जो पहला फॉस्फेट जुड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे अल्फा फॉस्फेट, जो दूसरा जुड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे बीटा फॉस्फेट, और तीसरा को हम लोग कहते हैं गामा फॉस्फेट, ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है इन एटीपी देयर आर 3 फॉस्फेट द फर्स्ट फॉस्फेट नोन एज अल्फा फॉस्फेट, पहला फॉस्फेट को क्या कहते हैं अल्फा फॉस्फेट, ठीक है। इट इज अटैच्ड टू द 5th कार्बन ऑफ राइबोस शुगर बाय नॉर्मल कोवलेंट। देखिए क्या बोले, पहला सुनिए क्या बोले, समझिएगा बात, एक पॉइंट को ध्यान समझिए। पहला जो फॉस्फेट जुड़ा उसको हम लोग क्या कहें बाबू अल्फा फॉस्फेट, क्या कहें अल्फा फॉस्फेट। जो अल्फा फॉस्फेट होता है वो 5 नंबर वाले कार्बन से, ये क्या है 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर कार्बन, देखिए ये 5 नंबर कार्बन है उससे जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है ना। और कैसे, तो नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से शेयरिंग करता है, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है।
और इस बॉन्ड का एनर्जी होता है, ये एनर्जी बॉन्ड का केमिस्ट्री का चीज है, इस बॉन्ड का एनर्जी होता है बाबू 3.3 किलो कैलोरी, ठीक है। द सेकेंड फॉस्फेट इज नोन एज, सेकेंड फॉस्फेट जो है उसको हम लोग कहते हैं बीटा फॉस्फेट। क्या कहते हैं? बीटा फॉस्फेट, ठीक है। तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं जुड़ता है, ये हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़ता है। लिखा होगा द सेकंड फॉस्फेट बीटा फॉस्फेट, इट इज कनेक्टेड बाय अ फॉस्फेट विद हाई एनर्जी बॉन्ड, हाई एनर्जी बॉन्ड से जुड़ा होता है, ठीक है। इसका बॉन्ड का एनर्जी कितना होता है? 6.5 किलो कैलोरी। एक देखिए ब्रैकेट में एक और है, तो अलग अलग बुकों में अलग अलग रहता है, ठीक है। जो थर्ड फॉस्फेट है उसको हम लोग कहते हैं गामा फॉस्फेट। क्या कहते हैं? गामा फॉस्फेट, ठीक है, गामा फॉस्फेट, ठीक है। और इसमें और हाई एनर्जी होता है, कितना एनर्जी होता है बाबू? तो इसमें होता है 7.3 किलो कैलोरी। 3.3, 6.5, 7.3 एनर्जी का, एनर्जी बढ़ते जा रहा है कि नहीं बढ़ते जा रहा है। और यही एनर्जी बनने का काम तो एडीपी के पास एनर्जी होता है, ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है क्या इसमें? देखिए चलिए फिर से हम बता ही देते हैं, किसी को अगर दिक्कत हो तो क्लियर। देखिए इसे हटा दिए, सब झोल हटाइए। हमको ये चीज तो पता है, हमको पता है कि न्यूक्लियोटाइड्स को बनने के लिए न्यूक्लियोसाइड पे एक फॉस्फेट को जुड़ना होगा। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? क्या होता है न्यूक्लियोसाइड? एक आपका क्या होगा? नाइट्रोजन बेस। एक क्या होगा? पेंटोस शुगर। और एक क्या होगा? फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या न्यूक्लियोटाइड्स बन जाएगा। तो एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो उसको हम लोग कहेंगे अल्फा फॉस्फेट। क्या कहेंगे? अल्फा फॉस्फेट। किस पे जुड़ रहा है ये बाबू? तो ये जुड़ रहा है न्यूक्लियोसाइड पे। किससे जुड़ रहा है? न्यूक्लियोसाइड पे। एक फॉस्फेट जुड़ेगा तो क्या कहेंगे इसको? अल्फा फॉस्फेट। इसका एनर्जी 3.3 होगा, कम होगा। जब इसी न्यूक्लियोसाइड पे, मतलब देखिए अब क्या हुआ है, अब तो एक फॉस्फेट जुड़ गया ना, जब एक फॉस्फेट जुड़ गया तो अब ये न्यूक्लियोसाइड रहा कि न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। अब तो न्यूक्लियोटाइड्स बन गया, तो अब ये क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड्स बन गया। अब इस पे एक और फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, तो ये जो देखिए जो ये फॉस्फेट जुड़ा था ये नॉर्मल सिंपल बॉन्ड से, मतलब सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड जुड़ा था, कोई एनर्जी नहीं था। एनर्जी तो 3.3 का एनर्जी था लेकिन हाई एनर्जी नहीं था। लेकिन जब दूसरा बॉन्ड जुड़ेगा इससे तो क्या होगा? इसको हम लोग कहेंगे बीटा फॉस्फेट। क्या कहेंगे? बीटा फॉस्फेट। और उसके पास अधिक एनर्जी होगा। कितना होगा? 6.7 है ना, 6.5, हाँ 6.5 किलो कैलोरी। तो क्या बन गया? अब एक न्यूक्लियोसाइड पे दो फॉस्फेट है, मतलब डाइफॉस्फेट है। तो और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एडिनोसिन है, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बन गया। इसमें एक और फॉस्फेट जो ग्रुप जुड़ गया उसको हम लोग कहेंगे गामा फॉस्फेट। क्या कहेंगे? गामा फॉस्फेट। उसका एनर्जी और अधिक होगा। सर एनर्जी क्या बोल रहे हैं बाबू? किसी चीज को जोड़ने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए ना। जैसे कि मान लीजिए आप देखिए ये दोनों अगर टकराएगा तो कुछ एनर्जी टकराएगा। अब देखिए दोनों को अगर हम जोड़ के रख देंगे तो भाई मेरा हाथ जो है इस पे कुछ किलो कैलोरी एनर्जी लगा रहा होगा, तब तो जुड़ा हुआ है ये। तो इसका भी जुड़ने का तरीका कैसे जुड़ता है ये, ठीक है, ठीक है। एडीपी इसमें क्या होगा? इसमें और अधिक एनर्जी होगा, 7.3, ठीक है ना। चलिए समझ गया। अब देखिए एक्चुअली में एटीपी एडीपी है क्या? जब एनर्जी को स्टोर करना होगा एटीपी के फॉर्म पे कर लेगा, जब एनर्जी को खर्च करना होगा एडीपी के फॉर्म पे कर लेगा। यही तो होता है एटीपी एडीपी में, है ना। देखिए इन जनरल इन सेल, एक सेल में क्या होता है? देखिए इट इज कन्वर्जन ऑफ एटीपी, मतलब क्या कन्वर्जन होता है? एडीपी से एटीपी बनता है, एटीपी से एडीपी बनता है। जब एनर्जी को खर्च करना है तो एडीपी बन जाएगा, जब एनर्जी को स्टोर करना है तो एटीपी बन जाएगा, है ना। अब देखिए द कन्वर्जन ऑफ एडीपी इंटू एटीपी, मतलब जब सुनिए एडीपी से, क्या बोले हम? क्या बोले हम? एडीपी से जब बनता है एटीपी, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू एंडोगोनिक रिएक्शन। क्या कहेंगे? याद रखिएगा, कई बार पूछा गया एग्जाम में, एम्स का 2-3 बार पूछा गया ये एंडोगोनिक रिएक्शन और एक्सोगोनिक रिएक्शन। क्या बोले हम? कि जब एडीपी से एटीपी बनेगा, क्या बोले? एडीपी से एडीपी बनेगा, उसको क्या कहेंगे? एंडोगोनिक रिएक्शन। इसमें होगा क्या? अगर आपको एडीपी और एटीपी का ग्राफ बना के दे दे, आपको कहा जाए कि एडीपी से एटीपी बनता आप दिखाइए ग्राफ में, तो क्या दिखाएगा? सर यहाँ पे एडीपी है, यहाँ अब बनेगा एटीपी, तो क्या होगा सर? एनर्जी बढ़ जाएगा, मतलब ग्राफ ऊपर की ओर भागेगा। ग्राफ बनता नहीं है इसका, बस बता रहे हैं, ठीक है। और जब आपको एटीपी से एडीपी बनना है, ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं बाबू एक्सोगोनिक रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्सोगोनिक रिएक्शन। इसमें क्या होगा? तो ग्राफ आपको झुकता हुआ दिखेगा, नीचे आता हुआ दिखेगा, क्योंकि एटीपी से मतलब एनर्जी खर्च हो रहा है। यहाँ पे क्या एनर्जी स्टोर हो रहा था, है ना।
बाय दिस प्रोसेस ऑकर विद द हेल्प ऑफ और ये सब कैसे होता है, एडीपी एडीपी में कैसे कन्वर्ट होता है, एटीपी एडीपी में कैसे कन्वर्ट होता है, मतलब जो चेंजिंग है एडीपी से एटीपी का, एटीपी से एडीपी का कैसे होता है, बाय द एंजाइम कॉल्ड एंजाइम एटीपीएस। एक एंजाइम एटीपीएस वही काम को करता है, ठीक है। एटीपी एक्सिस्ट इन द सेल मोस्टली इन अ कॉम्प्लेक्स विद, देखिए अब जो एटीपी है वो आपके सेल में कैसे स्टोर रहता है, तो Mg++ यानी मैग्नीशियम प्लस के साथ जुड़ के वो, मतलब ऐसा समझ लीजिए, देखिएगा एटीपी एक्सिस्ट इन द सेल मोस्टली इन द कॉम्प्लेक्स विद Mg++, मतलब Mg++ के साथ जुड़ के वो Mg++ के साथ वो कॉम्प्लेक्स होके स्टेबल रहता है, ठीक है। The total quantity of ATP in the human body is about 1.0 मोल। अगर टोटल हम क्वांटिटी की बात करें कितना एटीपी होता है ह्यूमन के बॉडी में, तो 0.1 मोल होता है। और व्हाट इज मोल, तो मोल हमको पता है क्या होता है, एटम को काउंट करने का संख्या है वो, मतलब यूनिट है मोल, ठीक है। अब इन एनी गिवन टाइम द अमाउंट ऑफ एटीपी एंड एटीपी रिमेन फेयरली कांस्टेंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी टाइम पे आपका अगर बॉडी का एटीपी और एटीपी को चेक किया जाए तो दोनों कांस्टेंट मिलेगा। जब काम करेगा तब खर्च मतलब इधर उधर होगा, लेकिन अगर कहीं भी चेक कीजिएगा ना तो दोनों कांस्टेंट मिलता है, कभी कम बेस नहीं मिलेगा, एटीपी और एटीपी इक्वल मिलता है, ठीक है। ये खत्म हुआ आपका लेक्चर 6। क्या समझा आज हम लोग, एटीपी क्या होता है, एटीपी का नाम एटीपी क्यों पड़ा, डीएनए का नाम डीएनए क्यों पड़ा, डीऑक्सीराइबोस क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस में नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स दोनों जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। मतलब क्या, मतलब दो कार्बन के बीच में बॉन्डिंग, मतलब दो शुगर के बीच में बॉन्डिंग, ईस्टर बॉन्ड। कौन जोड़ रहा है, फॉस्फोरस मतलब फॉस्फो, और दो के बीच में डाई फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेगा। बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फिर क्या देखिए, एडेनिन क्या होता है, ग्वानिन क्या होता है, साइटोसिन क्या होता है, यूरेसिल क्या होता है, और थायमिन क्या होता है। कौन कहां जुड़ेगा, जब अभी देखिए याद रखिएगा हमेशा, जब पेंटोस शुगर से जुड़ना होता है किसको, नाइट्रोजन बेस को, तो हमेशा कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगा। और जब पेंटोस शुगर जुड़ना होता है किसको, फॉस्फेट को, तो क्या होगा, वो कार्बन नंबर 1 से जुड़ सकता है, 1 से नहीं जुड़ेगा, गलत 1 से तो ये जुड़ चुका है ना। अगर डीऑक्सीराइबोस है तो 2 से भी नहीं जुड़ेगा, 3 से जुड़ सकता है। 4 के पास हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं जुड़ेगा, 5 से जुड़ सकता है। लेकिन अगर राइबोस शुगर है तो 1 से तो नहीं जुड़ेगा, 1 से तो पहले ये जुड़ चुका होता है नाइट्रोजन बेस। 2 से जुड़ सकता है, राइबोस शुगर 2 से जुड़ सकता है, OH ग्रुप होता है। देखिए जुड़ेगा कहां, जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप को रिमूव करेगा वहां पे वो जुड़ेगा, ठीक है। अब ठीक है, तो 2 पे जुड़ 3 पे जुड़ सकता है, 4 के पास तो OH ग्रुप है ही नहीं, 5 से जुड़ सकता है, याद रखिएगा। अब फॉस्फेट का और जो ये है आपका नाइट्रोजन बेस, वो कैसे जुड़ेगा, तो वो जुड़ेगा अगर प्यूरिन है, मतलब एडिन और ग्वानिन है तो N9 से, अगर पिरिडाइन से, मतलब जो बता साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन, क्या जुड़ेगा, नाइट्रोजन नंबर 3 से। बस ये याद रखना है, ठीक है। और कल आज का लेक्चर खत्म हुआ, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे लेक्चर 7 से, और माइक्रोमोलेक्यूल्स के बाद खत्म हुआ। अब हम लोग बात करेंगे मैक्रोमोलेक्यूल्स का। किसका, मैक्रोमोलेक्यूल्स, मतलब अभी हम लोग बात की एमिनो एसिड का, जब जुड़ेगा तो प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन मैक्रोमोलेक्यूल्स है। छन्नी में छना नहीं था, ऊपर ही रह गया था, रेंटर में रह गया था, वो फिल्टर में नहीं गया था। डीएनए, अभी न्यूक्लियोटाइड्स की बात की, जुड़ेगा तो डीएनए फिर मैक्रोमोलेक्यूल्स है ना, इस सब की बात करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, मन से पढ़ते रहिए, ठीक है। और लाइटनिंग नॉट टू वरी, हम कल से दिन में शूट करेंगे, ठीक है। आज हम आए थे करने, लेकिन कुछ काम वगैरह हम नहीं कर पाए, कल से कर देंगे, ठीक है। तो बाबू आप लोग भी पढ़ते रहिए, मैथ करिए, जम के मैथ कीजिए, ठीक है ना। और ध्यान से समझिए बात को, एक एक चीज को ध्यान से समझिए, सब कुछ समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो बाबू आज के लिए इतना ही, आगे क्लास में धन्यवाद।